सो हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पोटे वेलकम करता हूँ फिर से एक बार आप सबका। तो अब आ चुका है 12th स्टैंडर्ड, यानी कि आ चुका है बोर्ड्स। और अगर बोर्ड्स है तो आपकी प्रिपरेशंस और स्टडीज़ भी उस लेवल की होनी चाहिए कि आप बोर्ड्स के अंदर एक अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो इसीलिए आज से इस चैनल के ऊपर आपको 12th स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग सारी की सारी वीडियोस टाइम पे मिलती रहेंगी, ताकि आपकी स्टडीज़ में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ठीक है, तो फिर चालू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम लोग करने वाले अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो एक छोटी सी बात समझना कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपने जितनी भी अकाउंटिंग की है, फिर चाहे आपने वो जनरल एंट्रीज किया हो, सब्सिडरी बुक, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, वो सारी की सारी अकाउंटिंग आपने सीखी थी सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस के बारे में। अभी सोल प्रॉपर्टीशिप क्या होता है? तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक अकेला ओनर होता है और वही सारे बिजनेस को संभालता है, उसको बोला जाता है सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस। तो 11 में जितनी भी अकाउंटिंग की आपने सारी की सारी थी सोल प्रॉपर्टीशिप की। पर अब आप आ चुके हो 12th स्टैंडर्ड के अंदर। तो 12th में आपके पास है दो टेक्स्ट बुक, दो पार्ट्स, जिसमें से पार्ट 1 में आपको सिर्फ सीखना है पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, कि पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन करना है, किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारी चीज़ें सीखोगे आप पार्ट 1 के अंदर। और पार्ट 2 के अंदर आप उसके भी हायर लेवल पे जाओगे, यानी आप सीखने वाले हो कंपनी की अकाउंटिंग, कि एक बड़े से बड़े कंपनी में किस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, वो सारी चीज़ें सीखोगे आप पार्ट 2 के अंदर। तो इसीलिए चैप्टर 1 हम लोग को सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा है कि पार्टनरशिप फर्म यानी क्या और उसके रिलेटेड छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कैसे करने हैं। तो सबसे पहले तो इस लेसन में हम लोग देखने वाले इंट्रोडक्शन कि पार्टनरशिप फर्म यानी क्या होता है। वैसे तो आप ये 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हो, पर फिर भी एक छोटा सा रिविजन। दूसरी चीज़, वेटेज इन बोर्ड्स, कि इस लेसन का बोर्ड्स में कितना वेटेज है, कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं बोर्ड्स में, वो सारी चीज़ें। तीसरा, आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो भी आपको टेक्स्ट बुक में पीछे एक्सरसाइज दिए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। और लास्टली इलस्ट्रेशंस के भी सॉल्यूशन, क्योंकि बोर्ड्स में तो भैया कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चंस, तो इसलिए इलस्ट्रेशन की भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में देंगे। हाँ, अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाए तो इलस्ट्रेशन का आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो सेपरेटली दिया जाएगा, पर सारे सॉल्यूशंस आपको पक्का मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब इंट्रोडक्शन से। सबसे पहली बात कि पार्टनरशिप फर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पहले भी तो बिजनेस चल ही रहता है नॉर्मली। ज़रूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पर दिया है कि सोल प्रॉपर्टीशिप जो बिजनेस है, जो अकेला ओनर संभालता था, उसमें कुछ लिमिटेशंस आ रही थी। जैसे कि सबसे पहली लिमिटेशन थी कैपिटल की, पैसों की। अकेला ओनर बेचारा कितना कैपिटल ला पाएगा, कितने पैसे ला पाएगा बिजनेस चलाने, जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म की ज़रूरत पड़ी कि साथ में पार्टनर्स होंगे तो मिल बांट के पैसे लाएंगे। दूसरा रीज़न दिया है मैनेजियल, यानी कि मैनेजमेंट की। अकेला छोटा सा बिजनेसमैन कितना बिजनेस को मैनेज कर पाएगा, कितना मैनेज करके आगे बढ़ा पाएगा। पर वही अगर पार्टनरशिप फर्म होगा तो 3-4 पार्टनर साथ में मिलके बैठेंगे, मैनेजमेंट साथ में करेंगे, कैपिटल साथ में लगाएंगे, तो बिजनेस भी तो साथ में बड़ा होगा। तो इसीलिए सोल प्रॉपर्टीशिप की जगह लोगों ने पार्टनरशिप फर्म करना चालू किया। और भी कुछ रीजंस दिए, जैसे कि सबसे पहला रीज़न आपको देख सकते हो दिया हुआ है कि कभी कभार क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल के पास फंडिंग तो होती है, पैसे तो अच्छे खासे होते हैं, पर बेचारे के पास स्किल ही नहीं होता बिजनेस करने का, जिसके कारण वो क्या करता है, एक साथ में और पार्टनर को ऐड कर लेता है जिसके पास स्किल होती है, और दोनों मिलके बिजनेस रन करते हैं। दूसरा रीज़न कि किसी के पास भैया फंडिंग नहीं है पर स्किल ज़रूर होता है, तो वो दूसरे पार्टनर के साथ ज्वाइन होकर बिजनेस आगे बढ़ाता है। और तीसरा रीज़न दे के रखा है टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस रिस्क, यानी कि अगर मैं अकेला बिजनेस करने जाऊँ तो सारा रिस्क मुझे अकेले को उठाना पड़ेगा। अगर बिजनेस का लॉस हुआ मुझे अकेले को झेलना पड़ेगा। इन केस फ्यूचर में अगर बिजनेस डूबता है तो सारी लायबिलिटी मुझे अकेले को भरनी पड़ेगी। पर वही अगर मेरा पार्टनरशिप का बिजनेस होगा तो मेरे साथ और भी पार्टनर्स होंगे। अगर लॉस हुआ तो मेरा अकेले का तो नहीं होगा, बाकी सारे पार्टनर्स भी लॉस झेलेंगे। बिजनेस डूबा तो सारे मिलके उस लायबिलिटी को चुकता करेंगे। तो वही बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म खोलने का तीसरा रीज़न है ताकि जो बिजनेस का रिस्क है आपस में बढ़ जाए, ये बोला गया। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे कि पार्टनरशिप फर्म यानी क्या। तो डेफिनेशन आपको साफ सुथरा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से।
तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? तो कुछ पर्सन्स के बीच में रिलेशन है। और ये कौन से पर्सन्स है? जो कि भैया अग्री किए कि हम लोग बिजनेस का जो प्रॉफिट है मिल बांट के शेयर करेंगे। तो सिंपल सा पार्टनरशिप फर्म एक रिलेशन है कुछ पर्सन्स के बीच में जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए अग्री कर रहे हैं। और ये बिजनेस का मैनेजमेंट या बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? तो सारे पार्टनर्स मिलके करेंगे, बाय ऑल, या फिर एनी वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, मतलब बाकी सबके बदले कोई अकेला पार्टनर बिजनेस को मैनेज करेगा। ये सिंपल सा डेफिनेशन गिवन है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं इसके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कि इस लेसन का बोर्ड्स में कितना वेटेज है। तो इस लेसन में से आपको बोर्ड्स में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। हाँ, 3 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। और सीरियसली बता रहा हूँ, इस लेसन के क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। इस लेसन में आपको पीछे एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस दिए। अगर आपने वो 11 के 11 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो कंफर्म है कि 3 मार्क्स आपके इस लेसन में से आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चंस। और इसके साथ आपको इस लेसन में से आएंगे 2 एमसीक्यूज़ और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इन टोटल कुल मिला के 5 मार्क्स का वेटेज बनता है इस लेसन का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज से कि अब कौन से एक्सरसाइज है और कैसा उसका सॉल्यूशन है। तो अब बढ़ते हैं इसके एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला इसमें? अ पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग इज ₹12,000। 12% per annum interest is chargeable on drawing. Determine the amount of interest on the drawing of the year. तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला है? एक पार्टनर है जो पैसे विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है। और कैसे पैसे निकाल रहा है? आइडेंटिकल अमाउंट। आइडेंटिकल यानी होता है सेम अमाउंट वो निकाल रहा है, पर कब? एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में एक पार्टनर कुछ सेम अमाउंट निकालते जा रहा है। हर महीने के एंड में, यानी कि बोल सकते हो कि हर महीने की लास्ट तारीख को, जनवरी के 31 डेट को पैसे निकाल के गया, फरवरी के 20 डेट को पैसे निकाल के गया, मार्च के 31 को पैसे निकाल के गया। ऐसे वो हर महीने के एंड में पैसे निकाल रहा है। और इसी तरह से पैसे निकालते एंड द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में उसका टोटल ड्राइंग अब कितना हो चुका है? 12,000 का। अब यहाँ ड्राइंग क्यों दिया है? तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में से कुछ निकालता है, जब भी कोई ओनर बिजनेस में से कुछ पैसे निकालता है, इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग ही तो बोलते हैं। तो यही जो हर महीने के एंड में थोड़े थोड़े पैसे निकाल रहा था, सेम अमाउंट, वो जब साल के एंड में कैलकुलेट किया गया तो वो कितना हो चुका है? अब 12,000 रुपया। तो इसने जो भी ये 12,000 रुपये निकाले, इसके ऊपर हम लोग को 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है, यानी 12% का साल का इंटरेस्ट है जो इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? बोलोगे दी तो दिया है 12%, पर वो परसेंटेज में दिया है, पर वो 12% यानी कितना अमाउंट होगा वो हम लोग को इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके बताना। ठीक है, बोलोगे तो फिर तो ईजी हो गया, तो 12,000 का 12% कर दो तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है उसको समझते हैं। तो इसके पहले इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में कोई कैपिटल डालता है, यानी कुछ पैसे लगाता है, तो बिजनेस उसको उस कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे करती है। यहाँ तक समझ में आया कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो बिजनेस उसके बदले उसको इंटरेस्ट पे करती है उस पार्टनर को। पर अगर जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में से कुछ पैसे लेके जाता है, यानी अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट का पैसा बिजनेस को देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है, जो पार्टनर है वो 12,000 रुपये लेके गया है, तो अब वो क्या करेगा? इंटरेस्ट के साथ बिजनेस को पैसा लौटाएगा। और कितना इंटरेस्ट देगा? तो 12% का इंटरेस्ट देगा वो। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब समझते हैं इंटरेस्ट कैसे निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने का आपके पास है छोटा सा फॉर्मूला। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRN अपॉन 100। सिंपल सा फॉर्मूला PRN अपॉन 100, जिसमें कि P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, या तो बोल सकते हो नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल सा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? P यानी क्या? आपका प्रिंसिपल अमाउंट, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, N यानी नंबर ऑफ डेज। तो अब इसका मतलब क्या वो भी समझते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है कि वो हर महीने के एंड में कितना पैसा निकाल रहा है, यानी हर महीने कितना पैसा निकाल रहा है।
तो हम लोग को अगर देखो क्वेश्चन में 12,000 रुपीज़ दिया है, पर वो 12,000 कौन सा है, पूरे साल का। पर यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में क्या रखना होता है, पर मंथ का कितना विड्रॉ किया गया है। तो अगर साल का 12,000 तो महीने का कितना, 1,000 रुपया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट अपना कितना आ जाएगा, 1,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है अपने को, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन है 12%। अब बारी आती है नंबर ऑफ डेज या तो नंबर ऑफ ईयर्स की, कि कितने डेज का अपने को इंटरेस्ट देना है। तो सबसे मेन बात यहाँ आती है, तो अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है कि पार्टनर विड्रॉस एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि जो पार्टनर है वो हर महीने की एंड में पैसा निकाल रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी गिवन है, तो आपकी एन की वैल्यू होगी 66 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में ये दिया है पार्टनर विड्रॉस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि अगर जो पार्टनर है वो हर महीने की स्टार्टिंग में या तो हर महीने की बिगिनिंग में, शुरुआत में अगर पैसे निकाल रहा है, जैसे जनवरी की 1 तारीख को पैसा लेके गया, फरवरी की 1 तारीख को, मार्च की 1 तारीख को, तो टाइम पे आपके एन की वैल्यू होगी 78 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर हर महीने के एंड में पैसा निकाल रहा है, तो आपकी एन की वैल्यू होगी 66 डिवाइड 12, और अगर हर महीने की स्टार्टिंग में पैसा निकाल रहा है तो आपकी एन की वैल्यू होगी 78 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ तक क्लियर हो रहा क्या करना है, तो ये होगा अपना रफ कैलकुलेशन। अब इसको करते एक्चुअल में सॉल्व, ठीक है। पर इसका रीज़न क्या होगा कि 68 और 78 क्यों लिया मैंने, तो इसका रीज़न मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सिंपल सा अपना हम लोग ने अभी फॉर्मूला देखा था आई का, यानी इंटरेस्ट का। क्या फॉर्मूला था, PRN अपॉन में 100, ठीक है। तो जिसमें P यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा अपना, पर मंथ का कितना हो रहा है 1000, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपना 12% का, और N यानी नंबर ऑफ डेज, तो एंड ऑफ ईच मंथ यानी N कितना हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 12। तो अब इसको रखते हैं हम लोग फॉर्मूला में, तो यानी 1000 हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई, अभी ये दोनों तभी सारी वैल्यूज़ को हम लोग फॉर्मूला में रखते हैं, ठीक है। तो अगर देखने जाओगे P यानी 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, R कितना है 12 का 12% मल्टीप्लाई N कितना हो गया अपना 66 डिवाइडेड बाय 12। और अगर देखोगे तो नीचे अपने पास 100 भी अवेलेबल है फॉर्मूला में, ये भी आ गया 100। तो अगर इसको सॉल्व करने जाए 0 से 0 कट हो गया, 12 से 12 कट हो गया, और अगर अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 660 रुपीज़, यानी ये आ गया आपका इंटरेस्ट। तो साल का इंटरेस्ट कितना पे करना है ड्राइंग पे 660 रुपीज़। सिंपल सा सॉल्यूशन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने 3-3 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं इसके रीज़न पे कि हम लोग ने यहाँ 66 ही क्यों लिया और वहाँ पे 78 ही क्यों लेना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग कैलकुलेशन लेते हैं पूरे साल का, यानी मैं यहाँ पर 12 महीने ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने साल के 12 महीने ले लिया, और यहाँ पर ये मैं इसको 2 पार्ट्स में बांट रहा हूँ, एक करते एंड ऑफ ईच मंथ और एक करते बिगनिंग या तो स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में से कुछ पैसे विड्रॉ करता है, यानी अगर ड्राइंग करता है, तो उसको बिजनेस को इंटरेस्ट और पे करना पड़ता है। पार्टनर बिजनेस को पैसे पे करता है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। पर कितना पे करेगा, यानी इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा वो समझना। तो जितने टाइम पीरियड के लिए उसने विड्रॉ करके रखा हुआ है पैसा, यानी जितने टाइम पीरियड तक उस पार्टनर ने पैसा बाहर विड्रॉ करके रखा है, उतने टाइम पीरियड का उसको इंटरेस्ट देना होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर है जिसने आज जनवरी की 1 तारीख को पैसा निकाला है और उसने साल भर पैसा पे वापस किया ही नहीं, यानी विड्रॉ करके गया पर वापस उसने लौटाया नहीं पूरे साल भर, तो इंटरेस्ट उसका पूरे साल भर कैलकुलेट होगा, यानी पूरे 12% मीन्स
यानी कि पूरे साल का उसको 12% पे करना पड़ेगा, या जितना भी इंटरेस्ट होगा। या फिर अगर देखने जाओ फॉर एग्जांपल दूसरा कि कोई पार्टनर है जिसने कि बोल सकते हो कि 10वें महीने में पैसा निकाला है, 10वें महीने की पहली तारीख को। तो अभी अगर देखोगे, समझो उसने 10वें महीने में पैसा निकाला और उसने दिसंबर तक पैसा दिया ही नहीं, तो यानी अब देखने जाओगे उसने कितने टाइम पीरियड तक पैसा नहीं दिया, 10, 11, 12, यानी 3 महीने उसने पैसा विड्रॉ करके रखा, तो यानी उसका सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आ रहा है समझ में? यानी जितने टाइम पीरियड तक आप पैसा विड्रॉ करके रखोगे उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये है, तो जितनी जल्दी पैसा लौटा दोगे उतना कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितने टाइम पीरियड तक आपके पास पैसा पड़ा रहेगा उतने टाइम पीरियड तक का पैसा पे करना पड़ेगा, ये होता है। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी जो पार्टनर है हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ करके जा रहा है, हर महीने के एंड में। तो समझते हैं कि जनवरी का महीना है, जनवरी के एंड में यानी 31 डेट को उसने यहाँ पर पैसा विड्रॉ कर दिया, जनवरी के एंड में पैसा विड्रॉ किया, और समझो उसने पूरे साल भर पैसा वापस लौटाया नहीं, तो उसका इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट होगा। अभी अगर उसने जनवरी के एंड में पैसा निकाला है तो जनवरी का तो इंटरेस्ट देगा नहीं, क्योंकि महीने के एंड में निकाला है, तो ये महीने का कौन सा इंटरेस्ट देगा, वो डायरेक्ट आप कौन सा फरवरी से इंटरेस्ट देना चालू करेगा। तो अगर फरवरी से लेकर दिसंबर तक का महीना काउंट करोगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट हो रहा है, यानी कि वो सिर्फ 11 महीने का इंटरेस्ट देगा। उसी तरह से अगर वो फरवरी के एंड में आप पैसा निकालेगा, फरवरी के अगर एंड में निकालेगा पैसा, तो अब मार्च से इंटरेस्ट देना चालू करेगा, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक का आप टाइम पीरियड गिनते हो यानी वो 10 महीने का इंटरेस्ट देगा। उसी तरह से वो हर महीने कर रहा है ये चीज़, यानी अगर मार्च के एंड में पैसे निकालता है वो, तो इंटरेस्ट वो यहाँ से कैलकुलेट करेगा, यानी कितना 9 महीने होता है। उसी तरह से अगर अप्रैल के एंड में करेगा 8 महीना, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप इस सब का टोटल करने जाओगे तो ये होता है आपका 66। ये है सिंपल सा। तो जब भी एंड ऑफ द ईच मंथ बोले यानी आपका कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, 66 डिवाइड बाई 12, यही तो था। दूसरी तरफ अगर बिगनिंग की बात करोगे, यानी कि वो हर महीने की स्टार्टिंग में अगर पैसा निकाल रहा है, यानी अगर समझो उसने जनवरी की पहली तारीख को पैसा निकाला और साल भर उसने पैसा वापस लौटाया नहीं, तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा। तो अभी अगर इस बार देखोगे तो उसने जनवरी के स्टार्टिंग में पैसा निकाला है, यानी उसको जनवरी का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा और साथ में पूरे साल का, यानी अगर यहाँ से लेकर एंड तक गिनोगे तो यानी कितने महीने होते, 12, यानी इस बार उसको 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी तरह से अब अगले महीने फरवरी की भी पहली तारीख को पैसे निकालेगा, यानी अगर पहली तारीख को निकाला है तो फरवरी का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक गिनोगे यानी कितना, 11 महीने का इंटरेस्ट देगा। मार्च की पहली तारीख को निकालेगा तो 10 महीने का इंटरेस्ट, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और अगर आप ये सब का टोटल करते हो तो होता है आपका 78। आया समझ में? तो इसीलिए कि जब भी एंड ऑफ द ईच मंथ बोला जाए तो आपको 66 डिवाइड बाई 12 रखना होता है, और जब भी बिगनिंग या तो स्टार्टिंग ऑफ द ईच मंथ बोला जाए तो आपको 78 डिवाइड बाई 12 रखना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये बता दिया रीज़न सिंपल सा, और ये है आपका सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है हम लोग की, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। तो एक्चुअली हुआ क्या है क्वेश्चन के अंदर ये समझते। तो बहुत बार बिजनेस में होता क्या है कि जितने भी पार्टनर्स है उसमें से कोई एक पार्टनर होता है जो कि बोल सकते हो बिजनेस के थोड़े ज़्यादा काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, यानी उसका जो काम है उसके साथ साथ वो और एक्स्ट्रा वर्क करता है। पर अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो उस पार्टनर को जो है प्रॉफिट के साथ में कुछ एक्स्ट्रा कमीशन पेड की जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। 2 पार्टनर्स है अपने पास, अमृता और दिव्या, जिसमें से जो अमृता है उसको बिजनेस का प्रॉफिट तो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, साथ में यहाँ पर बोला है कि 8% कमीशन भी हम लोग को अमृता को पे करनी है, प्रॉफिट के साथ 8% कमीशन। तो बताओ अमृता को अब टोटल कितना पैसा रिसीव्ड होगा, यानी टोटल कितना उसको प्रॉफिट मिलेगा कमीशन के साथ और प्रॉफिट के साथ। ये सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके बताना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसको करना कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट कैसा होता है वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस का नेट प्रॉफिट चाहिए, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन भी ये रहा। बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 96,876।
ठीक है। अब इसके बाद इसमें से हम लोग माइनस करते हैं अमृता की कमीशन जो कि 8% की है, वो हम लोग कर लेंगे। जब इसमें से कमीशन माइनस हो जाए तो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट, या तो जिसको रिमेनिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो। यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आता है ये बांट दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में, जितने भी पार्टनर्स हो। तो अभी तो अपने पास 2 ही पार्टनर है, अमृता है और दिव्या है। तो ये जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होएगा मैं ये दोनों के बीच में बांट दूंगा, ठीक है। पर अमृता को क्या सिर्फ प्रॉफिट ही देनी है? नहीं, अमृता को प्रॉफिट के साथ साथ हम लोग को क्या पे करनी है, उसकी कमीशन भी। तो प्रॉफिट और साथ में कमीशन दोनों मिला के अमृता को कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा ये इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो अमृता का कितना टोटल पैसा होगा ये सॉल्व करना है। तो अब इसको करना कैसे है वो स्टेप बाय स्टेप करना चालू करते हैं। पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली थी, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी अमृता को जो हम लोग को 8% कमीशन पे करनी है वो आफ्टर डिडक्शन वाली पे करनी है। तो हाँ, क्वेश्चन में कभी कभार आपको लिख के आ सकता है कि बिफोर डिडक्शन वाली कमीशन पे करनी है, या फिर कभी कभार लिख के आ सकता है आफ्टर डिडक्शन। तो दोनों का मतलब क्या होता है वो समझते। तो जब भी आपको बोला जाए आफ्टर डिडक्शन वाली कमीशन पे करनी है, यानी जो भी हम लोग को कमीशन कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है, आफ्टर डिडक्शन। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद का अमाउंट। तो आफ्टर डिडक्शन बोला जाए इसका मतलब कमीशन के आफ्टर का अमाउंट, यानी बाद का अमाउंट, यानी किसकी बात हो रही है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसका हम लोग को करना होता है 8% या जितना भी परसेंटेज का कमीशन देना है। आ रही बात समझ में। तो जब भी आफ्टर डिडक्शन बोला जाए यानी कमीशन के आफ्टर की अमाउंट, यानी इस डिविजिबल प्रॉफिट का हम लोग को 8% निकालना होता है, यानी अमृता की कमीशन निकालनी है। पर अगर क्वेश्चन में बोला जाए बिफोर डिडक्शन, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो अगर बोला जाए बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी कमीशन से पहले की अमाउंट, यानी नेट प्रॉफिट जो है इसका हम लोग को करना पड़ेगा 8% और कमीशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। पर अगर देखने जाओगे क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है। क्या, हम लोग को बोला है आफ्टर डिडक्शन कमीशन निकालनी, तो आफ्टर डिडक्शन यानी कमीशन के बाद की अमाउंट। पर क्या कमीशन के बाद की अमाउंट यानी डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन है? बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक कहीं पर भी डिविजिबल प्रॉफिट दिया ही नहीं है, बल्कि हम लोग को क्या दिया है, बिफोर का अमाउंट दिया है। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि भैया बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन तो ज़्यादा ईजी होता, क्योंकि बिफोर की अमाउंट अपने पास है तो मैं डायरेक्टली इसका 8% करता और सॉल्व कर देता। पर बोला गया आफ्टर डिडक्शन, और आफ्टर यानी आफ्टर वाली अमाउंट, तो मुझे यानी इसका 8% करना पड़ेगा और अमृता को कमीशन देनी पड़ेगी। पर अमाउंट ही नहीं है तो आप 8% करोगे किसका, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई। तो अगर जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करना है और आपको अमृता की कमीशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको लेना है बिजनेस का नेट प्रॉफिट, कितना है, 96,876, ये हो गया। फिर इसके बाद अपने को सिंपल निकालनी क्या है, कमीशन। और जैसे मैंने बोला कमीशन निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना है हम लोग को। तो फॉर्मूला है प्रॉफिट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है अपना, परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो प्रॉफिट मेरा कितना था, 96,876 मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कमीशन, कितना परसेंट कमीशन देना है हम लोग को, 8%, डिवाइड में 100 प्लस कितना परसेंटेज ऑफ कमीशन 8, यानी अगर इसको सॉल्व करोगे 96,876 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 108 हो जाएगा। और अगर अब इसको सॉल्व करने जाओगे तो कितना आएगा हम लोग का, 7176। ये क्या आ गई, अमृता की कमीशन आ गई। ऐसा में मैंने सिंपल सा क्या किया, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया मैंने, जिसकी मदद से मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर अमृता का मुझे कमीशन मिल गया। सेवन 176, ये आ गई अमृता की कमीशन। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या फाइंड करना है, इसका डिविजिबल प्रॉफिट।
अब डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल सा यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, साइड में ही कर रहा हूँ मैं। तो मुझे अब निकालना है बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर डिविजिबल प्रॉफिट निकालने जाओगे तो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट को कमीशन में से माइनस कर दोगे, तो वही चीज़ है। तो सिंपल सा नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना था अपना 96,876 माइनस कमीशन था 7176, तो मुझे डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा कितना, सिंपल सा क्या था 89,700। ये क्या आ गई बिजनेस की डिविजिबल प्रॉफिट, ये आ गई बिजनेस की डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्या करना होता है, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आए वो पार्टनर्स को बांट देना है। तो अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रॉफिट को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो अगर इस प्रॉफिट को बांटने जाओगे दोनों को, अमृता और दिव्या को, तो कैसे बांटोगे। तो अगर इस प्रॉफिट को बांटूं मैं दोनों को, अमृता और दिव्या को, तो अभी क्वेश्चन में कहीं पर भी रेशियो मेंशन है कि हम लोग को ये जो प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में बांटना है। तो अगर आप बोलोगे हाँ दिया है 3:2, तो आप गलत हो, बिकॉज यहाँ पर ये देखो कौन सा रेशियो दिया है, कैपिटल रेशियो दिया है। हम लोग क्या यहाँ पर कैपिटल बांट रहे पार्टनर्स को, नहीं, हम लोग बांट रहे प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बांटा जा रहा है। तो जब भी आपको प्रॉफिट बांटना हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चाहिए होता है, ना कि कैपिटल रेशियो चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हाँ आप इस रेशियो में कैपिटल को बांट सकते हो, पर अपने को प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चाहिए होगा। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मेंशन नहीं है। तो एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना हो तो हम लोग को इक्वली प्रॉफिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अगर मैं इस प्रॉफिट को इक्वली बांटने जाऊँ तो अमृता को मिल जाएगा कितना, सिंपल सा तो अगर मैं इक्वली प्रॉफिट बांटने जाऊँ तो यहाँ पे दिव्या को कितना मिलेगा प्रॉफिट, इसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे 89,700 को तो 44,850 मिलेगा दिव्या को, और अमृता को भी कितना मिल जाएगा 44,850। पर जैसा क्वेश्चन में मेंशन था कि हम लोग को क्या सिर्फ अमृता का प्रॉफिट देनी है, नहीं, अमृता को साथ में क्या देनी है, कमीशन भी। कमीशन कितनी आई थी हम लोग ने निकाला 7176। तो अगर 44,850 प्लस 7176 करते हो तो अमृता का टोटल हिस्सा कितना आता है 52,026। ये मिलेगा टोटल अमृता को पैसा, जो कि हम लोग को सॉल्व करने बोला था। यानी अमृता का टोटल बिजनेस में प्रॉफिट कितना रिसीव्ड होने वाला है 52,026 रुपीज़। आया समझ में, ये रहा अमृता का प्रॉफिट भी, ये रहा उसका कमीशन भी। सिंपल क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो इजीली सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन 3 में देखो क्या बोला है, विजय, अभिजीत एंड कुणाल आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:4। तो 3 पार्टनर्स है इस बार और तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है, ठीक है। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर। आफ्टर डिडक्शन वाला इस बार भी कमीशन। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज ₹30,000, डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। तो यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली ऑलमोस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसमें 3 पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी दे के रखा है अपने को। हम लोग को इस बार क्या करना है, इन 3 पार्टनर्स के साथ बिजनेस में एक और पर्सन है, बिजनेस का मैनेजर। तो इस बार मैनेजर को हम लोग को कमीशन पे करनी है, वो भी कितनी 10% की कमीशन। पिछले क्वेश्चन में अमृता को पे करनी थी, इस बार मैनेजर को कमीशन देनी है। और इसको भी कमीशन कैसे पे करनी है, आफ्टर डिडक्शन वाली, यानी कमीशन की बाद की अमाउंट, आफ्टर डिडक्शन से ही कमीशन पे करना है। पर यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो रखी है। पिछले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो हम लोग को नेट प्रॉफिट बिजनेस का दिया हुआ था 96,876, पर इस क्वेश्चन में हम लोग को दूर दूर तक बिजनेस का नेट प्रॉफिट नहीं दिया है। हम लोग को इसके अंदर क्या दिया है, जो अभिजीत पार्टनर है उसका बिजनेस का प्रॉफिट दिया है 30,000, यानी अभिजीत को उसका प्रॉफिट मिल चुका है।
अब इसके बेसिस पे मुझे क्या करना है, मैनेजर की कमीशन बतानी है कितनी होगी। तो इसके लिए भी इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि बेसिकली सॉल्व कैसे करना है इसको। तो जैसे पिछली बार ही देखा था, सबसे पहले हम लोग का बिजनेस में क्या आता है, नेट प्रॉफिट। जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो ले लेंगे, पर यहाँ पर नेट प्रॉफिट गिवन ही नहीं है। इसमें से माइनस की जाती है क्या, कमीशन, जो कि इस बार मैनेजर को पे करनी है 10% की। तो जो भी कमीशन होगी वो माइनस करने के बाद हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाता है, इसका डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा जो भी ये डिविजिबल प्रॉफिट वो। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो क्या किया जाता है, फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस बार अपने पास 3 पार्टनर्स है, विस्मय, अभिजीत और कुणाल। ये 3 पार्टनर्स को प्रॉफिट बटेगा, उनका रेशो भी है 3:2:4, उसमें बांट देना है। तो अगर बटने जाएगा तो तीनों को प्रॉफिट मिलेगा। पर यहाँ पर क्या बोला है, जो अभिजीत है, अभिजीत इसको इसका प्रॉफिट मिल चुका है, कितना है इसका प्रॉफिट, 30,000। इसको 30,000 मिल चुके हैं इसके हिस्से के। अब इसके बेसिस पे मुझे क्या फाइंड करना है, कमीशन ऑफ मैनेजर। तो भी कैसे हो पाएगा, पिछले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट दिया था, तो नेट प्रॉफिट पे से मैंने इजीली कमीशन निकाल ली थी और बाकी पार्टनर्स को पैसा दे दिया था। पर इस बार मुझे क्या करना है, नेट प्रॉफिट नहीं दिया, अभिजीत का पैसा दिया है। तो इस अभिजीत के अमाउंट पे से मुझे यहाँ पर मैनेजर की कमीशन बतानी कितनी होगी। तो अब इसको करना कैसे वो समझते। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने बोल सकते हो कि अपवर्ड डायरेक्शन से किया। पिछले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो हम लोग ने क्या किया था, सिंपल से ऊपर के नीचे की तरफ हम लोग ने सॉल्व किया। सबसे पहले नेट प्रॉफिट था, फिर कमीशन, फिर डिविजिबल प्रॉफिट, फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटा, सिंपल सा। पर इस बार कैसा है, नीचे का अमाउंट दिया है, यानी अभिजीत का प्रॉफिट दिया है, तो इस बार नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हुए जाना है। यानी पहले हम लोग के पास है अभिजीत का प्रॉफिट, अब इस अभिजीत के प्रॉफिट पे से मैं क्या निकालूंगा, बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उस पे से निकलेगी कमीशन ऑफ मैनेजर। इस बार नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हुए जाना है। आ रही बात समझ में। सबसे पहले अभिजीत का प्रॉफिट है, इस पे से निकलेगा बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट, इस डिविजिबल प्रॉफिट पे से निकलेगा फिर जाके मैनेजर का कमीशन। तो इस बार पहले मुझे डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करनी है, और वो भी कैसे निकलेगी, अभिजीत के प्रॉफिट पे से। अब वो अभिजीत के प्रॉफिट से कैसे निकालना है वो समझते हैं। तो उसके लिए चाहिए होगा इनका रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जो कि अपने को दिया ही है, कितना है 3:2:4। इस पे से निकल जाएगा। पर एक बात याद रखना, हम लोग को इसका रेशो नहीं चाहिए, हम लोग को इनका प्रॉफिट एंड लॉस का चाहिए शेयर, यानी कितना शेयर है इनका, हिस्सेदारी सिंपल बोल सकते हो। ये तो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, हम लोग को रेशो नहीं चाहिए, बिजनेस का शेयर चाहिए। तो आप शेयर कैसे फाइंड करोगे, तो शेयर फाइंड करने का सिंपल सा ट्रिक होता है, जो भी आपका रेशियो उसको उसके जो भी आपका रेशियो उसको जो टोटल वैल्यू होता है उससे डिवाइड कर दो। तो शेयर को आप रेशो में कैसे बदलोगे, तो जो भी आपका टोटल वैल्यू होगा उसको बस अपॉन में रख दो, तो आपका शेयर कहलाएगा। यानी कि क्या, जो भी आपका रेशो है उसको उसके नीचे सिंपल अपॉन में रख दो उनके टोटल वैल्यू से। यानी अगर देखने जाओगे टोटल वैल्यू कितना होगा, तो 3 + 2 + 4 यानी कितना होगा 9। तो जो भी रेशो की वैल्यू है इसके नीचे 9 रखते जाओ, यानी 3/9 ये हो गया विस्मय का शेयर, 2/9 ये हो गया अभिजीत का शेयर, 4/9 ये हो गया कुणाल का शेयर। आया समझ में। तो जो ऊपर वाला 3:2:4 था ये था बिजनेस का रेशियो, पर जैसे उसको आप सिंपल उसके डिनोमिनेटर में अगर उसकी टोटल वैल्यू रख दोगे तो कहलाता है बिजनेस का शेयर। तो मुझे मिल चुका है अभिजीत का शेयर, अभिजीत का शेयर कितना है बिजनेस का 2/9। तो अब इसके बेसिस पे निकालूंगा मैं क्या, बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट। अब वो कैसे निकालना है वो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मुझे अब क्या निकालना है बिजनेस का, पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और वो कैसे निकलेगा, अभिजीत के शेयर पे से। तो अभिजीत का बिजनेस का प्रॉफिट है 30,000 और उसका शेयर कितना है 2/9। तो सिंपल सा, जब भी हम लोग को इस पे से डिविजिबल प्रॉफिट निकालना हो तो सिंपल क्या किया करो, जो भी इसका शेयर होगा उसको रेसिप्रोकल कर दिया करो। क्या करना है, रेसिप्रोकल। यानी इसका 2/9 है, तो अगर इसको रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 9/2। तो मैंने बस उसके शेयर को उल्टा कर दिया। तो जिसके बेसिस पे अगर इसको सॉल्व करने जाओगे अब तो आपको मिलेगा 1,35,000 रुपीज़। तो जो 1,35,000 रुपीज़ आया ये क्या है, मेरा बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट। मुझे यहाँ पर मिल चुका है बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट।
तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 1,35,000। अब इस 1,35,000 पे से मुझे क्या करनी है, बस कमीशन निकालनी मैनेजर की। तो अब इस 1,35,000 से मुझे सिंपल मैनेजर की अब कमीशन निकालनी है, तो भी निकाल लेते हैं। कमीशन ऑफ मैनेजर, अब कमीशन निकाल लेते हैं। पर अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर अभी आफ्टर डिडक्शन वाला है, तो पिछली बार भी हम लोग को जब आफ्टर डिडक्शन दिया था तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ किया था, पर इस बार मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाला। अब क्यों फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा, तो मैंने समझाया था कि कमीशन जो है दो तरह से निकाल सकते हो आप, एक होता है आफ्टर डिडक्शन, दूसरा होता है बिफोर डिडक्शन। तो इस बार भी हम लोग को क्या गिवन है, आफ्टर डिडक्शन। पर आफ्टर डिडक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने समझाया था, आफ्टर डिडक्शन यानी जो कमीशन है उसके आफ्टर की अमाउंट लेनी है। तो आफ्टर की अमाउंट अपने को इस बार गिवन है 1,35,000, और बिफोर डिडक्शन का मतलब होता है बिफोर वाली अमाउंट जो कि नेट प्रॉफिट, जो कि गिवन नहीं है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो हम लोग को आफ्टर डिडक्शन बोला था, पर आफ्टर वाली अमाउंट यानी डिविजिबल प्रॉफिट पिछले क्वेश्चन में था ही नहीं, तो मैं किसका परसेंटेज कैलकुलेट करता, जिसके कारण मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई किया था। पर इस बार अगर देखोगे हम लोग को बोला क्या, आफ्टर डिडक्शन, और आफ्टर वाली अमाउंट भी अपने पास है 1,35,000, तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही क्या है, जब अमाउंट हम लोग के पास अमाउंट अवेलेबल है तो डायरेक्टली मैं इसका 10% कर देता हूँ और मैनेजर को उसकी कमीशन पे कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अमाउंट हो तो डायरेक्टली अप्लाई कर दिया करो। तो 1,35,000, और इसका मुझे सिंपल क्या करना है, कितने परसेंट देनी कमीशन, 10%। तो आप सिंपल कैलकुलेटर में लेना 1,35,000 मल्टीप्लाई 10 और परसेंटेज का सिंबल दबा देना, मैं यहाँ डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। तो 1,35,000 का 10% करोगे तो आपको मिलता है 13,500 रुपीज़, जो कि आ गई मैनेजर की कमीशन। मैनेजर को कितना कमीशन मिल रहा है, 13,500। तो सिंपल सा मैनेजर को कमीशन कितना मिल रहा है, 13,500, यही निकालना था और मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आया समझ में। इस बार हम लोग ने थोड़ा उल्टा प्रोसेस किया, पिछली बार हम लोग ने क्वेश्चन 2 में ऊपर से नीचे की तरफ गए थे, इस बार हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ गए। अभिजीत का प्रॉफिट गिवन था, इस अभिजीत के प्रॉफिट से हम लोग ने पहले निकाला डिविजिबल प्रॉफिट, सिंपल सा बस उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया और कुछ नहीं किया। जो डिविजिबल प्रॉफिट है उस पर से फिर निकाली मैनेजर की कमीशन, और इस बार आफ्टर डिडक्शन था, अमाउंट भी अवेलेबल था, इसलिए फॉर्मूला लगाया नहीं, डायरेक्टली 10% सॉल्व कर दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। बढ़ते अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये पूरे टेक्स्ट बुक का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15:10:9। 3 पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे के रखा है। आगे क्या बोला है, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म इज 68,000। बिजनेस का टोटल प्रॉफिट दे दिया 68,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर को भैया कितना प्रॉफिट मिलेगा, बस ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर देखने जाओगे तो क्या करना है, बस ये जो टोटल प्रॉफिट है ये तीनों को बांट देना, बस इतना ही काम करना है। तो बांट देते हैं सिंपल सा। तो सबसे पहले ले लेते बिजनेस का टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 68,000 रुपीज़। इसके बाद इसको बांटना कैसे है, अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अवेलेबल, इसको बांटना कैसे है, तो अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन है, उसी से बांट देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो कि 15:10:9। अब यहाँ पर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सबको बस प्रॉफिट बांटना चालू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग बांट देते हैं राजकुमार को। ठीक है, तो प्रॉफिट बांटने के लिए भी हम लोग को चाहिए होता है इनका शेयर, पर रेशियो की बने। तो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, किसी भी रेशियो को कब शेयर में बोलते हो आप, जैसे इनके डिनोमिनेटर्स के नीचे जब आप इनकी टोटल वैल्यू रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। यानी कि 68,000 अगर मुझे बांटना है तो सबसे पहले अगर इसको बांटे हो राजकुमार को तो उसका कितना है 15, और टोटल कितना हो जाएगा 15 + 10 + 9 यानी 34। अगर इसको सॉल्व करोगे यानी 68,000 में से राजकुमार को कितना मिलेगा 30,000 रुपीज़।
ये गया राजकुमार का प्रॉफिट। उसी तरह से बाकियों को भी बांटते। दूसरा अपने पास कौन है, कौशिक। अगर कौशिक का बांटने जाए तो 68,000, इसमें से कौशिक का हिस्सा कितना हो जाएगा 10/34। इसको अगर बांटोगे तो कौशिक को मिलेंगे 20,000। तीसरे की बात करोगे, तीसरा पार्टनर कौन है, शर्मा जी। शर्मा 68,000, इसमें से अगर इनका हिस्सा देखोगे तो 9/34, यानी ये हो जाएगा 18,000 रुपीज़। बस क्वेश्चन सॉल्व। ये तो करना था हम लोग को इसके अंदर कि जो भी एजेंट टोटल प्रॉफिट था वो तीनों को बांट देना था। तो 68,000 जब तीनों को बटेगा तो 30,000 मिलेगा राजकुमार को, 20,000 कौशिक को और 18,000 शर्मा को। बस ये क्वेश्चन को, बस इतना है हम लोग को इसके अंदर करना था। बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पांड्या while Bajpai receives half of share of Mehta. Profit of the firm at the end of the year is 87,500. Determine the share of each partner. ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही करना है जो क्वेश्चन 4 में किया हम लोग को बिजनेस का टोटल प्रॉफिट दे दिया है 87,500। ये बस तीनों पार्टनर्स में बांट देना है। बस डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी गिवन था, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन है नहीं। पहले हम लोग को उसको फाइंड करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट बांटना है, और वो भी निकालना बहुत ईजी है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए, उनको समझ के हम लोग को रेशियो निकालना है। अब करना कैसे उसको समझते हैं। तो 3 पार्टनर्स है अपने पास, मेहता, पांड्या और वाजपेयी। तो स्टेटमेंट क्या बोला है देखो, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पांड्या, यानी मेहता को पांड्या से 4 गुना ज़्यादा शेयर मिलता है। तो पांड्या का जितना भी शेयर होगा, जितना भी होगा पता नहीं कितना है, तो इसका जब मैं 4 गुना कर दूँ, 4 गुना कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेहता का शेयर। ठीक है, पांड्या का जितना भी शेयर होगा उसका जब मैं 4 टाइम्स कर दूंगा, 4 गुना कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा मेहता का शेयर। और आगे क्या लिखा है, वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता। और दूसरे जो वाजपेयी है उसका क्या है, मेहता का जितना भी शेयर होगा जब इसका मैं क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा वाजपेयी का शेयर। यहाँ तक क्लियर हुआ कि पांड्या का जितना भी शेयर होगा जब उसका मैं 4 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेहता का शेयर, और मेहता का जितना भी शेयर होगा जब उसका मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा वाजपेयी का शेयर। यानी सब देखने जाओगे तो सारी की सारी चीज़ें आके डिपेंड है पांड्या के शेयर पे, कि एक बार पांड्या का शेयर मिल जाएगा तो बाकी सबका भी मिल जाएगा। पर वही तो दिक्कत है कि पांड्या का शेयर कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो अब इसको क्या करते हैं, अगर पांड्या का शेयर गिवन नहीं है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1, कि पांड्या का शेयर अगर नहीं है तो मैं चलो एज्यूम कर लेता हूँ कि पांड्या का शेयर है 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पांड्या का अगर 1 शेयर है तो मेहता का क्या बोला था, इसका 4 टाइम्स। तो 1 का अगर 4 टाइम्स करोगे तो कितना होगा, 4 ही होगा। 1 × 4 कितना होता है, 4। दूसरी तरफ वाजपेयी क्या बोला था, मेहता का जितना भी होगा उसका हाफ कर दोगे तो 4 का हाफ यानी कितना हो जाएगा, 2। यह आ जाएगा वाजपेयी का शेयर। यानी मुझे रेशियो क्या मिल गया, 4:1:2 आ गया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब जो भी ये रेशियो आया है उसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते बिजनेस का टोटल प्रॉफिट। तो सिंपली स्टार्ट करते। टोटल प्रॉफिट बिजनेस का देके रखा है कितना है, 87,500 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो हम लोग ने फाइंड किया अभी वो कितना था, 4:1:2। सिंपल था। अब इसमें हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो तीनों को बांटना चालू करते हैं। सबसे पहले मेहता को, तो टोटल प्रॉफिट है 87,500। इसमें से अगर मेहता का हिस्सा देखोगे तो 4 है, और अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा, 7, यानी मेहता को मिल जाएगा इसमें से 50,000 रुपीज़। ठीक है, उसी तरह से बाकियों को भी बांटते। दूसरे हमारे पांड्या, 87,500 मल्टीप्लाई बाय, पांड्या का हिस्सा कितना हो रहा है, 1/7, यानी पांड्या को मिल जाएगा 12,500 रुपीज़। और लास्ट बचे वाजपेयी, तो वाजपेयी का भी इसका हिस्सा दे देंगे 87,500 मल्टीप्लाई बाय,
कितना हो रहा है 2/7, तो ये होता है 25,000 रुपीज़। ठीक है, ये आ गए हम लोग के तीनों के प्रॉफिट। सिंपल था क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम था, बस हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया नहीं था जो खुद से फाइंड करना था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या बोला है देखो, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला, सुरभि एंड संकेत इज़ 1,35,000। 3 पार्टनर्स इस बार, शीला, सुरभि और संकेत, और तीनों का प्रॉफिट दे दिया 1,35,000। दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। यानी इन्होंने क्या किया है, ये जो टोटल प्रॉफिट था ये तीनों में बांट दिया है। और कौन से रेशियो में बांटा है, 2:1:3 में, पर इनको बांटना था 3:2:3 में। ये गलती हो गया, बांटना था इस रेशियो में पर इन्होंने गलती से प्रॉफिट बांट दिया इस रेशियो में। तो अब करना क्या है, व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट टू रेक्टिफाई दिस एरर। तो हम लोग को कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है ताकि ये जो एरर है वो हम लोग रेक्टिफाई ताकि ये जो एरर है हम लोग ये रेक्टिफाई कर पाए, यानी जो गलती है सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो सिंपल गलती पता चल गई कि टोटल प्रॉफिट ये लोग ने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया आपस में, पर बांटना था 3:2:3 में, पर इन्होंने गलती से किस में बांट दिया है, 2:1:3 के अंदर। अब इस गलती को सॉल्व करना है और इसको एरर को रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो अगर आपको याद आ रहा हो तो 11th स्टैंडर्ड में पार्ट 2 का चैप्टर 1 था हम लोग का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसमें हम लोग ये करते थे, गलतियों को सुधारते थे, गलत एंट्रीज को करेक्ट किया जाता था उसके अंदर। पर उसके लिए हम लोग क्या करते थे, जनरल एंट्रीज। तो यहाँ पर भी हम लोग को अगर इस गलती को सुधारना है तो हम लोग को करनी पड़ेगी जनरल एंट्री। पर जनरल एंट्री करने के लिए उसके पहले छोटा सा एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद जनरल एंट्री करके इस गलती को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को सिंपल सा एक छोटा सा बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर 3 जन के लिए मैंने एज एन कॉलम्स ले लिए, जिसमें 3 पार्टनर जो है उनके नाम आ जाएंगे, शीला, सुरभि एंड संकेत। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग करने क्या वाले, सिंपल सा कि जो प्रॉफिट है ये मैं प्रॉफिट को दोनों रेशियो में बांट दूंगा, इनकरेक्ट रेशियो में भी बांटूंगा और करेक्ट रेशियो में बांट दूंगा। उससे पता चल जाएगा कि बेसिकली गलती क्या हो रही है। ठीक है, तो पहले मैं इस प्रॉफिट को दोनों रेशियो में बांट के देखते था। पहले अगर इनकरेक्ट रेशियो में बांटो, जो कि इनकरेक्ट रेशियो क्या है, 2:1:3, और नीचे कौन से रेशियो में बांटूंगा, करेक्ट रेशियो में। और करेक्ट रेशियो अपना कितना है, 3:2:3। तो टोटल प्रॉफिट कितना था हम लोग का, टोटल प्रॉफिट है 1,35,000। तो अभी से अगर 1,35,000 को 2:1:3 में बांटोगे तो शीला को कितना मिलेगा, यहाँ पर सिंपल सा 45,000 रुपीज़। ये आप लोग कैलसी में कर लेना। सुरभि को अगर 1,35,000 बांटोगे 1 के हिसाब से, यानी कि सुरभि का मिलेगा 22,500 का। 1,35,000 अगर संकेत को बांटने जाओगे तो इनको मिलेगा 67,500। ठीक है, उसी तरह से अगर इस 1,35,000 को मैं करेक्ट रेशियो में बांटूँ, जो कि बांटना चाहिए था 3:3 में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा शीला का 60, तो यहाँ पर शीला का हो जाएगा 50,625। सुरभि का अगर करोगे तो सुरभि का 1,35,000 2 के हिसाब से अगर करने जाओ तो ये होता है कुछ 33,750। और लास्टली ये तो 3 है, यानी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉफिट्स को बांट दिया है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक करना है आपको। करना क्या है, जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ है उनको हमेशा माइनस में रखा करो, और जो करेक्ट वैल्यूज़ है उनको हमेशा प्लस में रखा करो। तो मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ। तो इनकरेक्ट वैल्यूज़ है ऊपर वाली है, तो सारी ऊपर की वैल्यूज़ को मैं माइनस में रख दूँगा। ठीक है, और जो करेक्ट वैल्यूज़ है उनको मैं यहाँ पर प्लस में कर देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर बहुत बेसिक मैथ्स यूज़ करना है हम लोग को। तो सिंपल सा ऊपर वाली वैल्यू माइनस किए, नीचे वाली वैल्यू प्लस किए, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो यानी दोनों का आपस में मुझे करना है माइनस। तो 45,000 को अगर मैं 50,625 से माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा 5,625। ठीक है, ये मिल गया। और सिंपल सा मैथ्स का रूल क्या बोलता है, हमेशा जो बड़े नंबर की साइन है वो लगाई जाती है आंसर के साथ। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 50,000 है, तो इसके आगे आ जाएगा प्लस का साइन। आगे उसी तरह से करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
22,500 को अगर मैं 33,750 से माइनस करूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ आंसर मिलेगा 11,250, और यहाँ पर भी बड़े नंबर की साइन यानी प्लस का ही बचेगा। यहाँ पर अगर करने जाओगे 67,500 को 50,625 से माइनस तो कुछ होगा ये 16,875, पर इस बार बड़ा नंबर देखोगे तो माइनस के आ जाएगी साइन। ठीक है, ये मैंने कर लिया रफ कैलकुलेशन। अब इसका कंक्लूजन अगर बोलने जाओ कि बेसिकली ये हुआ क्या, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि करेक्ट रेशियो में अगर प्रॉफिट बांटने जाओगे, नहीं शीला को प्रॉफिट मिलना कितना चाहिए था 50,625, पर उसको मिला कितना, बिकॉज ऑफ गलत रेशियो में बांट दिया प्रॉफिट। मिलना चाहिए था 50,000 पर शीला को मिल रहा है सिर्फ कितना 45,000, यानी कि शीला को 5,625 रुपीज़ और मिलने हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि शीला को 5,625 रुपीज़ देने, ताकि उसका शीला का जो भी 50,000 का अमाउंट था वो हो जाएगा। उसी तरह से अगर सुरभि का देखोगे, सुरभि को मिलना कितना चाहिए था 33,750, पर मिला कितना सिर्फ 22,500, यानी कि सुरभि को 11,250 रुपीज़ कम मिले। तो अब सुरभि को 11,250 रुपीज़ देने। उसी तरह से अगर संकेत का देखने जाओ, संकेत को मिलने थे सिर्फ 50,625, पर उसको मिल कितने गए 67,500, ज़्यादा पैसे मिल गए उसको, यानी कि अब संकेत से हम लोग को 16,875 रुपीज़ लेने हैं। ये हुआ पूरा कंक्लूजन। आया समझ में, सिंपल सा था। टोटल प्रॉफिट को आपको दोनों रेशियो में बांट देना है, इनकरेक्ट रेशियो में भी और करेक्ट रेशियो में। इनकरेक्ट रेशियो की साइंस हम लोग को माइनस में रखनी है और करेक्ट रेशियो को हम लोग को प्लस में रखना है। फिर बेसिक मैथ्स लगा के कैलकुलेशन करना है। ये तो हो गया कैलकुलेशन। अब जैसे मैंने बोला था, इसका अगर गलती सुधारना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्री। तो अभी जो भी हम लोग के अमाउंट्स मिले इसकी करते हैं जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का रूल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर बहुत सिंपल सी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ मैं। तो जो भी आपका माइनस का वैल्यू आया होगा, जैसे कि संकेत का माइनस आया, माइनस वाले को हमेशा रखा करो डेबिट में, और जो भी आपका प्लस का वैल्यूज़ आ रहा है उनको हमेशा रख दो क्रेडिट में। अब इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं, पर ये सिंपल शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको कहाँ रखोगे, डेबिट में, और जो प्लस वाली वैल्यूज़ होंगी उनको कहाँ रखना है, क्रेडिट में। सिंपल सा हो गया जनरल एंट्री। तो यहाँ पर मैं अब जनरल एंट्री सॉल्व कर लेता हूँ। पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, ये जनरल एंट्री का हो गया स्पेसिमेन। अब करते हैं इसके अंदर जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड। तो जैसा मैंने बोला था कि जो माइनस वाली वैल्यू है उसको कहाँ रखना है, डेबिट में। तो माइनस कितना था, तो जैसा मैंने बोला था जो माइनस वाली वैल्यू उसको कहाँ रखना है, डेबिट में। तो माइनस किसका था, संकेत का। तो संकेत कहाँ आ जाएंगे, डेबिट में, यानी संकेत। और आगे कैपिटल कंपलसरी लिखना है आपको। जब भी पार्टनर्स का नाम लिखोगे जनरल एंट्री में, हमेशा उसके आगे कैपिटल वर्ड डिनोट किया जाता है, ये याद रखना है। तो संकेत कैपिटल अकाउंट कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। 2, अब प्लस की वैल्यू दोनों की थी तो दोनों का हो जाएगा 2 शीला कैपिटल अकाउंट, और 2 हो जाएगा यहाँ पर सुरभि कैपिटल अकाउंट। ये हो गई सिंपल जनरल एंट्री। और अगर अमाउंट्स की बात करोगे तो जो आंसर आए थे उनका अमाउंट रखना है। तो संकेत का कितना आया था 16,875, और शीला और सुरभि का कितना था 5,625, और इनका था 11,250। ये हो गया सिंपल सा हम लोग का जनरल एंट्री भी सॉल्व। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, ठीक है। तो सिंपल सा पहले छोटा सा कैलकुलेशन करना है और फिर बाद में इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। तो अभी अगर इसका रीज़न बताने जाओ कि माइनस वाला डेबिट में क्यों गया और प्लस वाला क्रेडिट में क्यों गया, तो यहाँ पर अब क्या करना है, संकेत को ज़्यादा पैसे मिल गए थे, यानी संकेत से अब क्या करना है, पैसे लेने हैं। तो संकेत से पैसे आ रहे बिजनेस में, इसलिए उसको कहाँ के, डेबिट के अंदर। पर उसी तरफ अगर शीला और सुरभि को देखोगे तो उनको कम पैसे मिल रहे थे, तो अब उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो उनको पैसे दिए जा रहे, इसलिए वो पैसे जा रहे, तो कहाँ लिखा है, क्रेडिट के अंदर। ये सिंपल सा रूल था। पर शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, माइनस वाली वैल्यूज़ को डेबिट में, प्लस वाली वैल्यूज़ को क्रेडिट में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन 7 में देखो क्या बोला है, राम रहीम एंड इशू आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Their capital as on 1/4/2016 was 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. After the distribution of profit of the year, it was realized that charging 6% interest on partner's capital account was missed out. Write an entry for the rectification of error. तो क्वेश्चन में बोला क्या एक्चुअली कि इसमें भी अपने पास 3 पार्टनर्स है, राम, रहीम एंड इशू।
तो तीनों को क्या किया हम लोग ने, प्रॉफिट सब कुछ बांट दिया, पर तीनों को यहाँ पर अपने को कैपिटल दे के रखा है 60,000, 40,000 एंड 50,000। यानी तीनों ने इतने बिजनेस में पैसे लगाए थे। राम ने लगाया 60,000, रहीम ने लगाया 40,000 और ईशू ने 50,000 रुपीज़ बिजनेस में कैपिटल डाला है। तो हुआ क्या है, अपने को इसके ऊपर देना होता है 6% इंटरेस्ट। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझते होता क्या है कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, अगर कुछ पैसे लगाता है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना भी कैपिटल लगाया गया हो उसके बदले उस पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाए। तो बिजनेस हर पार्टनर को जितना भी कैपिटल लगाया हर साल के एंड में इंटरेस्ट पे करता है। ये सिंपल सा होता है, यानी पार्टनर को पैसे मिलते हैं। तो वही चीज़ है, जिन भी पार्टनर्स ने पैसे लगाए थे उनको 6% का इंटरेस्ट देना था अपने को कैपिटल के ऊपर, पर हम लोग क्या कर दिए, वो मिस्ड आउट, यानी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना ही भूल गए। पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट देना भूल गए हम लोग गलती से। तो सिंपल सी बात है, अगर भूल गए तो दे दो, नहीं। यहाँ पर अगर देखो एक स्टेटमेंट लिखा है आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी सारा प्रॉफिट सब कुछ बढ़ चुका है, सारे पैसे पार्टनर्स में बांट दिए गए, और फिर लास्ट में याद आ रहा है अरे यार शिट, 6% का इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं पार्टनर को। लास्ट में चल के ये सारी चीज़ें याद आ रही है। तो अभी जो गलती हो चुकी है इसको सुधारना है। इसका क्या करना है अपने को, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो मैंने पहले ही बताया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है, यानी क्या, जनरल एंट्रीज करके दिखानी है हम लोग को। तो जनरल एंट्रीज करने के लिए पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जनरल एंट्रीज करने के लिए पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अपने को अमाउंट्स लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले कैलकुलेशन करते फिर चलते जनरल एंट्री पे। तो इसके लिए भी हम लोग 3 कॉलम्स बना लेंगे 3 पार्टनर्स के लिए, राम, रहीम एंड ईशू। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स है। तो हम लोग को एक्चुअली करना क्या था, 6% इंटरेस्ट देना था जो भूल गए। तो अभी देख लेते हैं पहले कि अगर 6% इंटरेस्ट रियलिटी में देने जाओ तो हर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं कैपिटल इंटरेस्ट कितना परसेंट का, 6% का। तो अगर देखने जाओगे राम का था 60,000 और 60,000 का 6% होता है 3600, 40,000 का 6% हो जाएगा 2400 और 50,000 का 6% हो जाएगा 3000। तो एक्चुअली में राम को मिलने चाहिए थे 3600, रहीम को 2400 और ईशू को 3000 रुपीज़ मिलने थे, जो हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अभी ये पैसे देने अगर पार्टनर्स को, तो पैसे कहाँ से दोगे, सारा प्रॉफिट तो बांट चुके हो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि अगर पैसे नहीं है तो सारे पार्टनर से वापस से पैसे मंगाएंगे। बोलेंगे भैया थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है पार्टनर्स में, किसी को पैसे ज़्यादा चले गए किसी को कम, तो सबसे वापस पैसे लाएंगे। फिर जिसको जिसके हिस्से में जितना पैसा बनता है उसको वापस से उतने पैसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब वापस क्या करना है, सारे पार्टनर से फिर से पैसे लेने हैं। पर कितने पैसे लोगे, सारा प्रॉफिट नहीं लेना है हम लोग को। ये जितने की भी अमाउंट की गड़बड़ हो रही है, इन इतने पैसे रिकॉर्ड करना बाकी है, तो सिर्फ इतने पैसे पार्टनर से मंगवाएंगे। यानी अगर ये सबका टोटल करते हो 3600, 2400 और 3000, यानी कितना हो रहा है 9000। तो 9000 रुपीज़ मैं तीनों पार्टनर से मंगवाऊंगा वापस से। पर अब 9000 रुपीज़ किस तरह से मंगाओ कि इससे ज़्यादा, इससे कम, इशू से कम, ऐसा कुछ है। तो इसके लिए देखा जाता है रेशो दिया है क्या कुछ, तो कहीं पर कुछ कैपिटल रेशो दिया है अपने को, नहीं। यानी कि इस 9000 के लिए अपने पास कोई रेशो नहीं है। अगर कुछ रेशो दिया होता तो इस 9000 को मैं उस रेशो में मंगवाता सबसे, पर यहाँ पर कुछ भी रेशो नहीं है, यानी क्या करेंगे फिर। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी क्वेश्चन में कहीं पर रेशो ना दिया हो तो हमेशा क्या किया जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर कुछ रेशो नहीं है, यानी इस 9000 को मैं कैसे मंगाऊंगा, सारे पार्टनर से इक्वली मंगाना पड़ेगा। तो अगर 9000 को 3 इक्वल हिस्सों में बांटोगे तो कितना बटेगा, 3000, 3000 और 3000। यानी मैंने सारे पार्टनर से 3000 मंगाए वापस से। ये कैसे मंगाए मैंने, 1:1:1, यानी इक्वली मंगा लिया सबसे। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। तो सिंपल सा अगर देखने जाओगे, ये 6% इंटरेस्ट हम लोग को देना है, यानी ये एक्चुअल वैल्यू है कि राम को मिलना चाहिए 36, रहीम को 24 और ईशू को 3000, यानी ये करेक्ट वैल्यूज़ है अपनी। तो इसके आगे मैं करेक्ट वैल्यूज़ लिख देता हूँ कि इतना इंटरेस्ट कंपलसरी मिलना है इन लोग को 6% का। पर ये जो मैंने 3000 रुपीज़ मंगाए, क्या एक्यूरेट वैल्यूज़ है, नहीं। ये तो मैंने ऐसे ही इक्वली मंगाए ताकि जो गलती है उसको सॉल्व किया जाए। यानी करेक्ट वैल्यूज़ ये है और इनकरेक्ट वैल्यूज़ हम लोग की कौन सी है, नीचे वाली। तो नीचे वाली सारी वैल्यूज़ क्या है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पर फिर से वही लॉजिक यूज़ करेंगे, जो भी करेक्ट वैल्यूज़ है उसको हमेशा क्या करना है हम लोग को, प्लस में रखना है,
और जो भी इनकरेक्ट वैल्यूज़ हो उनको हमेशा क्या रखना है हम लोग को, माइनस में रखते जाना है। तो अगर इसको भी सॉल्व करने जाए तो वही सिंपल सा मैथ्स, प्लस माइनस माइनस। तो 3600 में से अगर 3000 गया तो बचेगा 600, और बड़े नंबर की साइन यानी प्लस का 600। 2400 में से 3000 गया तो भी 600 ही बचेगा, पर कौन सा, माइनस का 600। और यहाँ पर अगर 3000 में से 3000 गया तो 0 बच जाएगा। ये हो गया सॉल्व, सिंपल सा। पर अभी इसका कंक्लूजन निकालने जाए कि एक्चुअली हुआ क्या वो समझते। यानी कि राम को कितना इंटरेस्ट मिलना था, 3600 का, पर राम को सिर्फ कितने मिले थे, 3000 रुपीज़ ही मिले थे। तो राम को हम लोग 600 रुपीज़ और दे देंगे, इसलिए प्लस में है कि राम को 600 देने हैं। पर अगर रहीम को देखोगे, रहीम को मिलने कितने चाहिए थे, 2400 सिर्फ, पर रहीम को दिए कितने हम लोग ने, 3000 दे दिए थे, जबकि उसको सिर्फ 2400 मिलना है। तो अब रहीम से क्या करेंगे, 600 रुपीज़ वापस लेंगे कि भैया ज़्यादा ले चुके हो, वापस लाओ पैसे। पर अगर ईशू को देखोगे तो ईशू को मिलने थे 3000 और उसको दिए भी गए 3000 है, यानी ईशू से ना कुछ लेना है ना ईशू को कुछ देना है, ईशू का वैसा रहेगा। यही सिंपल निकला इसका कंक्लूजन, आया समझ में सिंपल सा। तो हम लोग ने इसमें कुछ नहीं किया है। सबसे पहले तो जो एक्चुअल 6% इंटरेस्ट होना चाहिए था वो रिकॉर्ड कर लिया कि इसका 36, 24 और 3000। फिर पैसे तो थे नहीं कि भैया इनको दिया जाए, इसलिए क्या किया, उनसे वापस से पैसे मंगाए सारे पार्टनर से। और कितने पैसे मंगाए गए, तो ये तीनों का जितना टोटल होता है 9000, उतना हम लोग ने वापस मंगा लिया। पर यहाँ पर कुछ रेशियो नहीं दिया था, इसलिए हम लोग ने इसको क्या किया, इक्वली मंगाया सारे पार्टनर्स से। तो 9000 को अगर इक्वल हिस्से में बांटोगे नहीं, 3000 रुपीज़ हम लोग ने सारे पार्टनर से वापस मंगाए। अब किया कैलकुलेशन, अगर ये करेक्ट वैल्यूज़ है तो इनको प्लस में रखा, नीचे वाली इनकरेक्ट वैल्यूज़ तो माइनस में रखा। अब सिंपल सा वही सिंपल प्लस माइनस माइनस किया, बड़े नंबर की साइन लगा दी। ये हो गया हम लोग का कैलकुलेशन। अब इसके बेसिस पे क्या करते हैं, जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज के लिए भी सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक बताया गया था, जो भी माइनस की वैल्यूज़ हो उनको कहाँ रखना है हम लोग हमेशा, डेबिट में, और जो प्लस की वैल्यूज़ है उनको कहाँ रखना है, क्रेडिट में। सिंपल सा रूल है। तो कर लेते हैं जनरल एंट्रीज अब इसकी। ये हो गया स्पेसिमेन रेडी, स्टार्ट करते जनरल एंट्री करना। तो अगर देखने जाओगे तो किसका आ रहा था, रहीम का डेबिट में था, रहीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। माइनस वाली वैल्यू रहीम की तो रहीम डेबिट में और प्लस वाला राम भैया क्रेडिट में। और अमाउंट कितने हो जाएंगे, 600। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये सिंपल सा करना था, ये जनरल एंट्री करनी थी, पर इसके लिए हम लोग ने किया पहले कैलकुलेशन और फिर ये जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में देखो क्या बोला है, लता, गीता एंड प्रवीणा आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट वॉज रियलाइज्ड दैट charging interest on drawing account respectively 2700, 1200 and 1500 was missed out. Write an entry for the rectification of error. सेम चीज़ यहाँ पर भी वही हुई जो हम लोग का क्वेश्चन 7 में हुआ था। 3 पार्टनर्स है, लता, गीता एंड प्रवीणा। ठीक है, सारा प्रॉफिट तीनों में बांट दिया गया, सब कुछ हो चुका है। फिर लास्ट में पता चला कि ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो कैलकुलेट करना भूल ही गए हम लोग, और ड्राइंग का इंटरेस्ट यहाँ खुद दे दिया हम लोग को 2700, 1200 एंड 1500। ये है ड्राइंग का इंटरेस्ट जो कि रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं। तो जिसके लिए अपने को क्या करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्रीज करनी है, यानी जनरल एंट्री करनी है। पर पहले ड्राइंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करके जाता है, ड्राइंग करना यानी कुछ बिजनेस में से पैसे लेके जाना पर्सनल यूज़ के लिए, तो जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो अब यहाँ पर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंटरेस्ट का पैसा, जितना भी ड्राइंग का इंटरेस्ट होगा, वो अब बिजनेस को वापस लौटाए। हाँ, तो जब भी कोई पार्टनर अब पैसे लेके जाता है ड्राइंग का, तो अब इंटरेस्ट के साथ बिजनेस को पैसा लौटाता है। यानी जो इंटरेस्ट है 2700, 1200 और 1500, ये पार्टनर्स को देने हैं बिजनेस को। तो ये देने वाले पैसे, पर ये रिकॉर्ड करना ही भूल गए, यानी पार्टनर्स ने पैसे दिए ही नहीं। पर भैया सारा प्रॉफिट बांट चुके, सब कुछ हो चुका है, और लास्ट में याद आया कि ड्राइंग का इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो यहाँ पर फिर से गड़बड़ हो गई है। वही सेम चीज़ करेंगे जो कि हम लोग ने कैपिटल इंटरेस्ट के साथ किया था, यहाँ पर भी वही सेम कैलकुलेशन करना है। तो पहले एक बॉक्स बना के कैलकुलेट कर लेते कि किसके हिस्से में कितना इंटरेस्ट जाएगा और किसके हिस्से में कितना नहीं जाएगा। जो भी आएगा उसके बेसिस पे कर लेंगे जनरल एंट्रीज, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, स्टार्ट कर लेते। तो उसके लिए बना लेते एक छोटा सा स्पेसिमेन।
3 कॉलम्स का। तो यहाँ पर अपने पास 3 पार्टनर है, लता, गीता एंड प्रवीणा। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स है। यहाँ पे ले लेते हैं ड्राइंग का इंटरेस्ट। तो एक्चुअली में उनको इंटरेस्ट मिलना कितना चाहिए था, तो लता को मिलना है 2700, सॉरी लेके देते, तो एक्चुअली में लता को इंटरेस्ट देना कितना है, तो 2700 का, गीता को 1200 और प्रवीणा को 1500। पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब क्या करेंगे, वापस से मंगाएंगे वही। तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना तो भूल गए, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे। तो भैया प्रॉफिट वॉफिट तो कुछ बचा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, वापस से सारे पार्टनर से पैसा मंगवाएंगे। फिर देखेंगे कि भैया किसके हिस्से में ज़्यादा पैसा हो रहा था और किसके हिस्से में कम। तो अब तीनों से फिर से पैसा मंगाना है, और कितना मंगाएंगे, तो जितने की गड़बड़ हो रही है, यानी 3 अमाउंट्स की गड़बड़ हो रही है, तो तीनों का टोटल जितना होता है उतने पैसे मंगाएंगे। तो अगर 2700, 1200 और 1500 का प्लस करो तो ये होता है 5400। तो ये 5400 रुपीज़ में तीनों से वापस मंगाऊंगा। पर यहाँ पर भी कोई रेशो दिया है कि किस रेशो में तीनों से पैसे मंगाने, दूर दूर तक कोई भी रेशो नहीं है। यानी ये 5400 भी कैसे मंगाने, हम लोग को इक्वली ही मंगाने हैं। तो अभी अगर इसको इक्वल 3 हिस्सों में बांटोगे तो कितना बटेगा, 800, 800 और 800। ये हो गए 3 हिस्से हम लोग के। कि मैंने क्या किया, लता से 1800 मंगवाए, सॉरी यार 800 बोल दिया, ये करना पड़ेगा। यानी अगर इसको 3 हिस्सों में बांटोगे तो होता है 1800, 1800 और 1800। तो मैंने तीनों से 1800 रुपीज़ मंगवा लिए इक्वल बेसिस पे। ठीक है, तो इसको करते हैं कैलकुलेट। यानी मैंने कैसे मंगवाया, 1:1:1 में। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कैलकुलेशन करना है जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, बस यहाँ पर अब छोटा सा एक हो जाएगा डिफरेंस। तो ये क्या है, एक्चुअल ड्राइंग का इंटरेस्ट है, यानी होना इतना चाहिए, इतना इंटरेस्ट उनसे लेना है कि लता से 2700, गीता से 1200 और इससे प्रवीणा से 1500। ये करेक्ट वैल्यूज़ है हम लोग की। ठीक है, पर ये जो नीचे वाली है, ये तो मैंने इक्वली क्यों मंगाया पैसा, ताकि जो मेरा जो भी गड़बड़ है उसको सॉल्व किया जाए। यानी ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये करेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मैंने बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मंगवाया। यानी क्या है हम लोग की इनकरेक्ट वैल्यूज़ है। ये करेक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, ये इनकरेक्ट इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या करते थे कि जो भी करेक्ट वैल्यूज़ होती थी उसको हमेशा प्लस में करते थे, जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ है उसको हमेशा माइनस में रखते हैं। पर ड्राइंग का जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो तो यहाँ पर एक छोटा सा रूल याद रखना, या तो सिंपल सा शॉर्टकट ट्रिक याद रखना कि जब भी ड्राइंग का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा उल्टा कर देना। यानी जो करेक्ट वैल्यूज़ है, इस बार करेक्ट वैल्यूज़ को ड्राइंग इंटरेस्ट के सामने रखना माइनस, और जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ है उसको इस बार रखना प्लस में। बस इतना सही याद रख लेना। बाकी फिर कुछ भी हो, प्रॉफिट वाला हो, कैपिटल का इंटरेस्ट हो, सबके लिए सेम रूल अप्लाई होगा। करेक्ट वैल्यूज़ को प्लस में रखना है, इनकरेक्ट को माइनस में। बस जब ड्राइंग का इंटरेस्ट करोगे तो वो टाइम पे छोटा सा ये अलग करना है कॉन्सेप्ट कि जो करेक्ट वैल्यूज़ है उसको हम लोग को इस बार माइनस में रखना है और इनकरेक्ट वैल्यूज़ को प्लस में रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीज़न भी बताता हूँ लास्ट में, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2700 में से अगर 1800 जाएगा तो बचेगा 900, पर बड़े नंबर के साइन यानी माइनस का बचेगा। 1200 और 1800 यानी 600 बचा, और वो भी कौन सा, अब ये प्लस का। 1500 और 1800 यानी ये हो जाएगा 300 प्लस का। ये हुआ क्वेश्चन सॉल्व पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल रहा है वो समझते हैं हम लोग का, कि एक्चुअली लता को इंटरेस्ट कितना देना था, 2700 का इंटरेस्ट देना था बिजनेस को, पर उसने दिए कितने, सिर्फ 1800। तो लता से 900 रुपीज़ और लेंगे कि 900 रुपये कम है, तो इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है। गीता का अगर देखने जाओ, गीता को कितना इंटरेस्ट देना था, 1200, पर गीता ने दे दिया कितना, 1800 ज़्यादा दे दिए गीता ने,
तो 600 रुपये गीता को वापस लौटा देंगे। प्रवीणा का अगर देखने जाओ, प्रवीणा को कितना इंटरेस्ट देना है बिजनेस को, सिर्फ 1500 देना है, पर प्रवीणा ने कितना दे दिया, 1800 रुपीज़ दे दिए, तो 300 रुपया प्रवीणा को वापस कर देंगे, एक्स्ट्रा दे दिए थे। आया समझ में? यानी लता से 900 रुपये लेने हैं, गीता और प्रवीणा को 600 और 300 रुपीज़ वापस देने हैं। ये सिंपल सा हुआ। पर अब ये लॉजिक समझते कि यहाँ पर उल्टा क्यों कॉन्सेप्ट हो रहा है कि करेक्ट वाली वैल्यूज़ को हम लोग माइनस में रख रहे हैं, इनकरेक्ट को प्लस में रख रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है। अभी तक हम लोग जो भी करते थे करेक्ट को प्लस में रखते थे। फॉर एग्जांपल कैपिटल का इंटरेस्ट, कैपिटल के इंटरेस्ट के टाइम पे हम लोग ने क्या किया था, जो भी करेक्ट वैल्यूज थी उसको प्लस में रखा था, इनकरेक्ट को माइनस में। अब करेक्ट को प्लस में क्यों रखा था, आप देखने जाओगे तो कैपिटल का इंटरेस्ट क्या होता है, पार्टनर को मिलता है, यानी वो पैसे उनको मिलने हैं जो भी करेक्ट वैल्यूज़ है। तो इसलिए जो भी करेक्ट वैल्यूज़ थी उसको मैंने प्लस में रखा था कि वो कैपिटल का इंटरेस्ट पार्टनर को मिल रहा था। पर अगर ये ड्राइंग का इंटरेस्ट देखोगे तो ये इंटरेस्ट पार्टनर को देने हैं, बिजनेस को 2700 1200 ये देने हैं पार्टनर्स को। तो अगर पार्टनर को देने हैं तो पार्टनर के पास से पैसा जा रहा है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, माइनस में कर दिया। आ रही बात समझ में कि जो भी पैसे मिलने वाले होते हैं उसको प्लस में रखना होता है, और जो पैसे जा रहे पार्टनर से उसको माइनस में रखा जाता है। ये है। पर इसके लिए सिंपल बस एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, सिर्फ ड्राइंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग के लिए करेक्ट वैल्यूज़ को हमेशा माइनस में रखो, इनकरेक्ट को प्लस में। जैसे अगर यहाँ देखने जाओ, ये भी वैसे रूल हो रहा है। तो अब गीता से हम लोग को क्या करने थे, 900 रुपीज़ लेने थे, तो गीता से 900 रुपये जा रहे थे, इसलिए 900 रुपये कैसे हुए, माइनस में। वही गीता और सॉरी यार, जैसे अगर यहाँ देखोगे लता का, तो लता का अगर देखने जाओगे तो 900 रुपीज़ माइनस में। क्यों कि लता से भैया 900 रुपये लेने हैं, लता ने 900 रुपये कम दी, तो अब उससे लेने पड़ेंगे, तो उससे पैसे जा रहे, तो क्या किया हम लोग ने, माइनस में वैल्यू रखी है। गीता का अगर देखने जाओगे, गीता ने 600 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, तो गीता को पैसे अब मिलेंगे, तो उसको पैसे मिल रहे तो क्या है, प्लस में। प्रवीणा का भी सेम हाल है कि प्रवीणा ने भैया 300 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, तो प्रवीणा को लौटाने पड़ेंगे, तो प्रवीणा के पास भी पैसे आ रहे तो क्या है, प्लस में। ये हो रहा है। तो ड्राइंग का इंटरेस्ट देना है, इनसे पैसे जाने वाले, इसलिए इन वैल्यूज़ को माइनस में रखा है। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये हुआ हम लोग का कैलकुलेशन। अब इसकी करते हैं जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के लिए तो वही शॉर्टकट ट्रिक, माइनस वाली वैल्यूज़ को करना है डेबिट में, प्लस वाली वैल्यूज़ को रखना है क्रेडिट में। यानी कि लता हो जाएगी डेबिट में, गीता और प्रवीणा होंगे कहाँ पे, क्रेडिट में। तो लता का कितना था 900, गीता का 600 और प्रवीणा का 300। ये हो गई जनरल एंट्री। ठीक है, करना था यही, पर इसके लिए हम लोग को छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ा था, जो हम लोग ने देख लिया। ये रहा सिंपल सा। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मुकेश, धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod have given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. The profit of the year is 90,000. How would you distribute the profit among the partners? तो हुआ क्या है, बिजनेस में 3 पार्टनर है, मुकेश, धवल एंड विनोद। ठीक है, तो इनका कैपिटल रेशो दिया है, यानी कैपिटल इस रेशो में ये लोग बांटते हैं। तो कैपिटल का दिया है 4:2:3, जिसका अपने को कुछ काम नहीं है, क्योंकि हम लोग को इसमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, और रेशो कौन सा है, कैपिटल का। तो कैपिटल रेशो से कन्फ्यूज़ करने दिया, उसका कुछ भी काम नहीं है अभी के लिए। बढ़ते आगे, तो यहाँ पर क्या बोला है, धवल एंड विनोद हैव गिवन एश्योरेंस टू मुकेश। तो धवल और विनोद जो 2 पार्टनर्स थे, उन्होंने एश्योरेंस दिया था, यानी गारंटी दिया था। किसको गारंटी दिया था, मुकेश को। क्या गारंटी दिया था कि मुकेश को जो है, बिजनेस में भले ही प्रॉफिट हो या बिजनेस में भले ही लॉस हो, उसको 35,000 रुपीज़ तो मिनिमम पक्का मिलेंगे। यानी बिजनेस अगर लॉस में भी चल रहा होगा, चाहिए तो जो भी लॉस होगा, ये धवल और विनोद सेक्रीफाइस कर लेंगे कि भैया धवल और बिजनेस में जो भी लॉस होगा, वो लॉस भले ही धवल और विनोद झेल लेंगे, पर मुकेश को 35,000 कंपलसरी मिल करेंगे, ऐसा गारंटी दिया था। यानी इतना पता चल रहा है कि मुकेश को कंफर्म 35 तो मिलने ही है। ठीक है, तो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट हो चुका है 90,000 रुपीज़। अब 90,000 रुपीज़ को हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे पार्टनर्स के बीच में। तो अब कैसे बांटेंगे वो इसमें सॉल्व करके बताना है। टोटल प्रॉफिट है 90,000 का। अब ये 90,000 को तीनों को अगर बांटने जाओगे, तो अगर देखने जाओगे मुकेश को तो पक्का है 35 मिलना है, तो बाकी 2 को अब कितने मिलेंगे, ये हम लोग को इस क्वेश्चन में प्रॉपरली बताना है। ठीक है, तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको देखने जाओगे तो 2 तरह से कर सकते हो सॉल्व, पर मैं इजी वाला मेथड बता रहा हूँ कि इसको इजीली कैसे सॉल्व करवा सकते हो। तो सबसे पहले ले लो टोटल प्रॉफिट। तो बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 90,000 रुपीज़ बराबर है।
मैं कि मुकेश को तो 35 मिलना ही है, तो पहले मुकेश को ही दे दो 35 में से, 90 में से 35 मुकेश का हिस्सा निकाल दो। तो कितना है मुकेश का, तो मुकेश का तो हिस्सा पहले ही निकल गया 35। तो अगर इसमें से 90,000 में से मुकेश को 35 मिल गया, तो बाकी दो के लिए कितना पैसा बचा वो निकाल लेते हैं, यानी बिजनेस का रिमेनिंग प्रॉफिट। 90 में से मैंने माइनस कर दिया 35, यानी अब कितना पैसा बचा है दोनों के लिए, 55,000 रुपीज़। ये पैसे बचे बाकी दो के लिए कि 55,000 रुपीज़ अब किसको बांटने, मुझे धवल और विनोद को। तो अब ये बांटने हैं, तो कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया है कि किस रेशो में इनको बॉटम, तो कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया है कि भैया इस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस रेशो बांटो, नहीं। तो कहीं पर देख सकते हो कि कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया है, नहीं दिया। अगर दिया होता तो इस 55,000 को मैं उस प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में बांट देता, पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो मैंने सिंपल बताया, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया ना हो तो हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली। यानी इस 55,000 को आप क्या करेंगे, दोनों के बीच में इक्वली बांट देंगे। तो यहाँ पर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग बोथ द पार्टनर्स। तो अगर देखने जाओगे 55,000 के अगर दो हिस्से करते हो इक्वल में, तो इसको मिलेगा 27,500। उसी तरह से अगर विनोद को भी देखने जाओगे तो विनोद को भी मिल जाएगा 27,500। ये हो गया। तो ये आ गया तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट, ठीक है। यानी अगर 90,000 को मैं तीनों को बांटने जाऊँ तो यहाँ पर मुकेश को मिलेगा 35,000, धवल को मिलेगा 27,500 और विनोद को मिलेंगे 27,500। सिंपल सा था क्वेश्चन अगर देखने जाओगे तो, ठीक है। क्या किया एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले लिया टोटल प्रॉफिट, इसमें से अगर मुकेश का कंफर्म है तो पहले मुकेश का हटा ही दो भैया, मुकेश को पहले 35 दिलवा दो। तो 90 में से अगर 35 मुकेश को दे दिए तो बचा कितना, 55,000। अब इस 55,000 का बाकी दो पार्टनर्स में बांट दो। पर यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया नहीं कि उस रेशो में बांटा जाए, तो क्या करना है, इक्वली बांट दो। तो 55,000 को अगर इक्वली बांटोगे तो धवल को मिलता है 27,500 और विनोद को भी मिलता है 27,500। ये तो हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। इसके अलावा भी आपको एक छोटी सी चीज़ और करनी पड़ती है, एक छोटा सा टेबल बना के दिखाना पड़ेगा कि किस पार्टनर को कितना पैसा मिला और किस पार्टनर से कितने पैसे लेने पड़े। यानी अगर देखने जाओगे तो यहाँ पर वही हो रहा है ना, तो उसमें शो करना पड़ेगा कि किस पार्टनर को कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है और किस पार्टनर को कितना पैसा देना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को एक टेबल के फॉर्म में शो करना है हम लोग को। तो यहाँ पर करते हैं वो चीज़, ठीक है। तो उसके पहले छोटा सा एक रफली कैलकुलेशन बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। तो तीन पार्टनर से अपने पास बिजनेस का प्रॉफिट है 90,000, तो 90,000 को तीनों में बांटना था हम लोग को, ठीक है। तो अगर देखने जाओगे यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं दिया है, तो अगर रेशो नहीं है तो हमेशा क्या बांटना है, इक्वली। तो अगर 90,000 को मैं इक्वली बांटने जाता तीनों को, यानी अभी तक मैंने वो गारंटी वारंटी देखा नहीं कि मुकेश को 35 देना है। नॉर्मली अगर मैं करने जाता तो तीनों को इक्वली बांटना पड़ता। तो 90,000 अगर तीनों को बांटता मैं, तो मुकेश को भी कितना मिलता है, 30, धवल को भी 30 और विनोद को भी 30 मिलता। यहाँ तक क्लियर है। 90,000 अगर इक्वली बांटते तो तीनों को इतना इतना मिलता। पर क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि मुकेश को कंफर्म कितने मिलने हैं, 5,000 रुपये मुकेश को मिलने। पर क्वेश्चन में क्या बोला था, मुकेश को कंफर्म 35,000 रुपीज़ देने हैं। यानी अगर देखने जाओगे मुकेश को मिला कितना, सिर्फ 30,000। यानी मुकेश को क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पर वही चीज़ आ जाती है कि अब मुकेश को अगर 5,000 और एक्स्ट्रा देने हैं, पर कौन देगा इसको 5,000 और एक्स्ट्रा, तो बाकी के दो पार्टनर्स देंगे। सिंपल सा लॉजिक है ना, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो बढ़ चुका है। 90,000 ही तो टोटल प्रॉफिट आया था। अगर वो तीनों बांट चुके तो और कहाँ प्रॉफिट बचा है। तो जो 5,000 रुपये देने हम लोग को मुकेश को, ये देगा कौन, तो बाकी दो पार्टनर्स अपना हिस्से में से प्रॉफिट निकाल के मुकेश को 5,000 रुपये देंगे। आ रही बात समझ में कि मुकेश को देना है 35, पर इसमें 5,000 कम पड़ रहा है, तो 5,000 अब देना है। पर कौन देंगे, बाकी दो पार्टनर्स अपने हिस्से में से निकाल के 5,000 रुपये देंगे, ठीक है। पर ये 5,000 रुपये अब देने हैं दोनों को, पर कैसे देंगे, कुछ रेशो दिया है कि धवल 3,000 देगा, विनोद 2,000 रुपये देगा, ऐसे मिला के, या फिर दोनों इक्वली देंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं दिया, अगर कुछ रेशो दिया होता तो जो भी रेशो दिया है मैं उस रेशो में दोनों को 5,000 रुपये दे देता। पर कहीं पर भी कोई रेशो नहीं है, यानी कैसे करेंगे ये लोग फिर से वापस इक्वली। यानी जो 5,000 रुपये देने दोनों देंगे, पर कैसे देंगे, इक्वली देंगे। यानी अगर इक्वली देखने जाओ
तो धवल अपने हिस्से में से अगर 5,000 इक्वल हिस्से में बांटोगे तो कितना होगा 2500, यानी धवल कितना देगा अपने हिस्से में से 2500, विनोद कितना देगा 2500। ये हो रहा है लॉजिक। आ रही बात समझ में कि मुकेश को देने 35,000 पर 5,000 इसमें क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, तो 5,000 कौन देगा, बाकी के दो पार्टनर्स। और दोनों पार्टनर्स कैसे देंगे 5,000 रुपया, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं दिया था, तो दोनों कैसे देने वाले, इक्वली देंगे। तो 2500 देंगे हमारे धवल, 2500 देंगे विनोद। तो अगर इसको भी कैलकुलेट करने जाओगे, इसका पहले था 30, 5 मिल गए, यानी इसका कितना हो गया प्रॉफिट 35,000 का। इसको अगर कैलकुलेट करने जाओगे, धवल का कितना है 30, पर इसमें से इसने क्या कर दिया 2500 रुपीज़ तो दे दिए, यानी इसके पास अब कितना बचा होगा सिर्फ 27,500। विनोद के पास भी 30,000 ही थे, पर इसमें से इसने भी 2500 रुपीज़ दे दिए मुकेश को, यानी इसके पास भी बचे 27,500। और अगर देखने जाओगे ये हम लोग का आंसर भी था, मुकेश का 35, धवल का 27,500 और विनोद का भी 27,500। तो यही जो कैलकुलेशन था इसको हम लोग को एक बॉक्स के फॉर्म में शो करना है, तो फटाक से शो कर देते हैं। ठीक है, तो 3 पार्टनर है, मुकेश, धवल एंड विनोद, ये रहे 3 पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर लेते हैं। तो अगर 90,000 टोटल प्रॉफिट था, तो 90,000 के लिए कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं दिया था, यानी तीनों को कैसे बांटा है 90,000 इक्वली। यही जो ऊपर किया है इसी को अपने को बॉक्स में शो करना है। नीचे अब यहाँ देखते हैं पेएबल एंड रिसीवेबल टू पार्टनर, यानी किस पार्टनर को पेएबल है, यानी किस पार्टनर को पैसा देना है, और किस पार्टनर को रिसीवेबल है, यानी किस पार्टनर को पैसे मिलेंगे अब। तो वही चीज़ करनी है। तो अगर देखने जाओगे मुकेश को मिला कितना 30, पर मिलना कितना था 35,000, यानी मुकेश को क्या करना है 5,000 रुपये और देने, तो इसको मिलेंगे तो प्लस हो जाएंगे। धवल का क्या था, धवल को भैया अगर देखने जाओगे अब इसको, तो अभी अगर देखने जाओगे इसको मिले 5,000, पर 5,000 दिए किसने, बाकी दो पार्टनर्स ने, यानी कि धवल ने अपने हिस्से में से कितना दिया 2500 और विनोद ने भी दे दिया 2500, और इन्होंने दिए तो ये क्या हो गया माइनस में। और अगर अब इसको सॉल्व करोगे, यानी कि मुकेश का बनता है कितना 35,000, धवल को मिलेगा 27,500 और इसको भी मिलेगा 27,500। ये तो ये सिंपल सा एक छोटा सा आपको इस तरह से बॉक्स बना के दिखाना पड़ेगा कि किस पार्टनर को पैसे मिले और किस पार्टनर को पैसे देने पड़े, बस ये चीज़ करनी है। ये कैलकुलेशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए किया गया था। आपको ये बस बॉक्स बनाना है और पीछे का जो कैलकुलेशन था ये करना है। तो ये चीज़ और बॉक्स बनाना है, इसका आपको मिलेंगे मार्क्स। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन 10 में देखो क्या दिया है, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज ₹80,000 इन विच ₹12,500 ड्रॉइंग ऑफ करंट ईयर एंड प्रॉफिट ऑफ 17,800 आर रिकॉर्डेड। ठीक है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन क्या दिया है समझते हैं पहले। तो हम लोग को एक क्लोजिंग कैपिटल दे के रखा है रघुवीर का, रघुवीर शायद बिजनेस का ओनर है, पार्टनर है, जिसका क्लोजिंग कैपिटल दिया है 80,000। क्लोजिंग कैपिटल यानी क्या होता है, साल के एंड में जो कैपिटल बचता है उसको बोला जाता है क्लोजिंग कैपिटल, साल के एंड का कैपिटल। पर इस कैपिटल के अंदर क्या बोला गया है कि 12,500 का अपना क्या ड्राइंग भी है और 17,800 का क्या है प्रॉफिट भी रिकॉर्डेड है। तो जो क्लोजिंग कैपिटल कट कर दो, स्टार्टिंग बस में देखते। स्टार्टिंग ठीक है।
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन 10 में देखो क्या बोला है, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज रुपीज 80,000 in which rupees 12,500 drawing of the current year and profit of rupees 17,800 are recorded. What will be the interest at 6% per annum on opening capital? यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, रघुवीर बिजनेस का ओनर है जिसका क्लोजिंग कैपिटल दिया है रुपीज़ 80,000। क्लोजिंग कैपिटल एक क्या होता है, जो साल के एंड में कैपिटल बचता है उसको बोला जाता है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग को इसमें क्या दिया है, ड्राइंग भी दिया है 12,500 का और बिजनेस का प्रॉफिट भी है 17,800 रुपीज़ का, ठीक है। तो हम लोग को इसके बेसिस पे फाइंड क्या करना है, हम लोग को निकालना है 6% इंटरेस्ट पर एनम, पर यहाँ शॉर्ट में लिखा है पर एनम। पर एनम का मतलब होता है साल का 6% का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। पर किसका 6% रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग कैपिटल का। तो अगर ओपनिंग कैपिटल का 6% इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहली बात ओपनिंग कैपिटल भी तो होना चाहिए। अपने को यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल नहीं बल्कि क्लोजिंग कैपिटल दे के रखा है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लेते, फिर उसका 6% रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते। तो ओपनिंग कैपिटल अगर आपको निकालना है तो उसका यूज़ होगा एक छोटा सा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखना, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल का आपका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। सिंपल सा फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो अगर इसको सॉल्व करने जाओ तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है मेरा 80,000 का, प्लस ड्राइंग कितना दे के रखा है 12,500 माइनस प्रॉफिट है 17,800। और अगर ये सब का कैलकुलेट करने जाओगे तो होता है 74,700। ये क्या आ गया मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करना था, 6% का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना था। तो रिकॉर्ड कर लेते, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेते। तो 74,700 का अपने को करना है 6%। तो इसका अगर 6% करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर था, तो अगर इसका 6% करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4482, ठीक है। तो यानी इंटरेस्ट कितना आ गया 4,482। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर सिंपल हम लोग को निकालना था ओपनिंग कैपिटल, उसका फॉर्मूला याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, उसका करना था 6%, तो 6% भी कर दिया। ये हो गया सॉल्व। पर ये सिर्फ इतना सा सॉल्व नहीं करना है, इसके साथ हम लोग एक छोटा सा अगर कैपिटल की एंट्रीज है इसमें, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, तो एक छोटा सा रघुवीर का कैपिटल अकाउंट बना के भी शो करना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन बेसिकली हुआ किस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन। अब बढ़ते हैं इसके कैपिटल अकाउंट पे कि कैसे कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रघुवीर का कैपिटल अकाउंट तो ऊपर हेडिंग डाल देते, तो ऊपर हेडिंग डाल देते हैं रघुवीर का कैपिटल अकाउंट, तो ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ मैं रघुवीर का कैपिटल अकाउंट करके, रघुवीर कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, रघुवीर कैपिटल अकाउंट डाल दिए। अब करते हैं एंट्री रिकॉर्ड। तो इसमें हम लोग के पास क्या क्या था, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग है और प्रॉफिट है, बस ये चार ही इन्फॉर्मेशन है। इन चारों को बस इसके अंदर प्लेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक प्लेसमेंट से। तो सबसे पहला ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल यानी जब साल की शुरुआत होती है वो टाइम पीरियड का कैपिटल। तो इतना याद रखना है, जब भी आप ओपनिंग कैपिटल की एंट्री करो, जब भी साल के पहले का कैपिटल लाओ, तो हमेशा स्टार्ट करना है क्रेडिट से। हाँ, कैपिटल हमेशा कहाँ होते हैं, क्रेडिट में, इतना याद रखना। 11th स्टैंडर्ड में जनरल एंट्रीज में भी अगर याद होगा तो हम लोग कैपिटल हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड करते थे। तो इसको याद करने का सिंपल सा एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। C4 कैपिटल, C4 क्रेडिट, यानी कैपिटल हमेशा कहाँ होता है, क्रेडिट में। तो जब भी कैपिटल का बैलेंस चालू करो हमेशा क्रेडिट से ही चालू करना है। तो मैं क्रेडिट साइड से इसका ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट कर देता हूँ, साल के स्टार्टिंग का कैपिटल, जिसको लिखा जाता है बैलेंस BF, यानी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ओपनिंग कैपिटल हम लोग ने निकाला था, कितना था, 74,700। दूसरी चीज़ हम लोग को देख रहे कि इसके अंदर ड्राइंग भी दिया हुआ है। तो ड्राइंग इतना याद रखना, ड्राइंग जो है हमेशा होते हैं डेबिट साइड। हाँ, ड्राइंग हमेशा आपके डेबिट में ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। जनरल एंट्रीज में भी आपको याद होगा ड्राइंग हमेशा कहाँ करते थे, डेबिट में। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, D फॉर ड्राइंग, D फॉर डेबिट। तो डेबिट साइड में अगर ड्राइंग को डालूँ मैं, तो ड्राइंग कितने का था अपना, 12,500 का। तो ड्राइंग कितना आ गया हम लोग का, 12,500। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट देना है किसको, रघुवीर का प्रॉफिट है ये। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी को प्रॉफिट बांटो तो प्रॉफिट हमेशा कहाँ होते हैं, क्रेडिट साइड पे, और लॉस हमेशा कहाँ होते हैं, डेबिट साइड पे। सिंपल सा रूल है नॉमिनल अकाउंट का, एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट, ठीक है। तो प्रॉफिट बांट रहे हो तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। अगर यही चीज़ लॉस होता तो लॉस कहाँ होता, डेबिट में। तो प्रॉफिट तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितने का प्रॉफिट था, 17,800 का। ये हो गया हम लोग का रिकॉर्ड, ठीक है। अब करते हैं इसको क्लोज, इसको करते क्लोजिंग। तो देखना है कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है ये, 92,000। नंबर्स याद करने चाहिए तो यार, बार कट करना पड़ेगा। शाबाश, कैलकुलेट ही नहीं हुआ। कहाँ से, मैं रफली कर लिया था, कैमरा चालू है, कट करना पड़ेगा ना। 92 फायदा होगा। यानी कि अगर ये दोनों का टोटल करोगे तो कितना होता है, 92,500। तो जो भी टोटल आए उसको दोनों साइड लिखा जाएगा 92,500। तो अगर इसमें से मैं ऊपर वाले अमाउंट को माइनस करूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 80,000 रुपीज़। और ये पैसा बच गया यानी क्या है, साल के एंड का पैसा, यानी क्लोजिंग कैपिटल। और अगर देखने जाओगे क्वेश्चन में भी अपने को क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया था, 80,000 ही दिया था, ठीक है। तो इस साल के एंड में बच गया क्लोजिंग कैपिटल, तो इसको क्या बोला जाता है हमेशा, बैलेंस CF, यानी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो ये सिंपल सा बना लिया मैंने, क्या, कैपिटल अकाउंट। तो समझ में आया कैसे बना है। सबसे पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस रखा, ओपनिंग कैपिटल जो कि दिया था, फिर ड्राइंग रखा, और ड्राइंग हमेशा कहाँ रखनी है, डेबिट में, तो डेबिट में ड्राइंग रख दिया। प्रॉफिट बांटना है, तो जब भी प्रॉफिट बांटोगे क्रेडिट बांटना है, लॉस बांटोगे तो डेबिट में बांटना है। तो प्रॉफिट था तो मैंने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। इसको जब क्लोज किया तो मुझे मेरा क्लोजिंग कैपिटल भी मिल गया 80,000 का। तो ये हुआ कैपिटल अकाउंट, और ये रहा इसका कैलकुलेशन, और ये रहा इसका कैलकुलेशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। बढ़ते अब इस लेसन के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो बढ़ते अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इसमें क्या बोला है, A, B एंड C आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन। देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ ₹4,50,000। देयर proportion ऑफ कैपिटल इज 1:3:2। Firm pays the interest on capital at 9% per annum. Partner C has received ₹73,500 including interest on capital.
डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पार्टनर से ए बी एंड सी, तीनों अपना प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, इक्वली। तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशो नहीं दिया है, इक्वली तीनों आपस में प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है। उनका टोटल कैपिटल दे दिया है 4,50,000 का, यानी तीनों का मिला के बिजनेस में टोटल कैपिटल कितना है, 4,50,000 रुपीज़। पर ये तो तीनों का मिला के हुआ, तो तीनों का अपना अपना सेपरेटली कैपिटल कितना होगा, तो उसका रेशो दे दिया है। तीनों का कैपिटल बटा हुआ है 1:3:2 में। तो जो 4,50,000 है ये 1:3:2 में बटा हुआ है। इसके ऊपर अपने को क्या करना है, 9% का इंटरेस्ट पे करना है। तो मैंने बताया था पार्टनर को जो भी कैपिटल का इंटरेस्ट होता है वो मिलता है एज एन प्रॉफिट के तौर पे। तो ये पार्टनर्स को हम लोग को देना है 9% का इंटरेस्ट, जिसमें से जो सी पार्टनर है उसको अपना सारा पैसा मिल चुका है, कितना है 73,500, यानी सी भैया अपना पैसा लेके साइड हट चुका है। तो अब बताओ ए और बी को भी कितने पैसे मिलेंगे, ये सिंपल करना है। आया समझ में? तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो इसके लिए भी एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं हम लोग तीनों पार्टनर्स के लिए, ए बी और सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखने जाओगे मुझे दिया है कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना है 4,50,000 का, जो कि किस में बटा है, रेशो दे दिया अपने को 1:3:2 में। तो अगर मैं 4,50,000 का इस रेशो में बांटूँ तो ए के हिस्से में कितना कैपिटल आएगा 75,000, बी के हिस्से में अगर देखने जाओगे 2,25,000 और सी के हिस्से में जाएगा 1,50,000। तो 4,50,000 को तीनों को बांट दिया मैंने, जो उनका रेशो था। इसके ऊपर अब अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है, कितने का 9% का। तो अगर सबके 9% निकालोगे 75,000 का 9% होता है आपका 6,750, 2,25,000 का 9% करोगे तो 20,250 और 1,50,000 का 9% करने जाओगे तो ये होगा आपका 13,500, ठीक है। ये हो गया कैपिटल का इंटरेस्ट भी जो पार्टनर्स को देना है हम लोग को। इसके साथ यहाँ पर अगर देखोगे क्या बोला था, प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, इक्वली, यानी इसमें इनको प्रॉफिट भी मिल रहा है। यहाँ पर मेंशन किया है कि वो लोग इक्वली प्रॉफिट बांट रहे हैं, इसका मतलब क्या, उनको प्रॉफिट भी देना है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉफिट का भी कॉलम बना लेता कि उनको प्रॉफिट भी देना है। पर अगर देखने जाओगे प्रॉफिट दूर दूर तक मेंशन नहीं है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा और लास्ट में आ जाएगा टोटल, ये हुआ है। तो अगर देखने जाओगे यहाँ पर सी को बोला है, सी अपना सब कुछ लेके बैठ चुका है, कैपिटल का इंटरेस्ट भी सी को मिल गया है, प्रॉफिट भी मिल गया है। तो टोटल सी को कितना पैसा मिला है 73,500। यहाँ तक क्लियर है, यानी सी अपना सारा पैसा लेके बैठ चुका है प्रॉफिट के साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो अब ए और बी को भी कितना मिलेगा वो मुझे बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर देखने जाओगे ये इजीली हो जाता अगर मेरे पास प्रॉफिट भी होता। क्यों, अगर मेरे पास प्रॉफिट होता तो दोनों को प्लस कर देता तो मुझे मेरा आंसर मिल जाता। यहाँ पर भी प्रॉफिट होता, प्लस कर देता, आंसर मिल जाता। पर वही गड़बड़ है कि हम लोग को इसके अंदर प्रॉफिट ही नहीं दिया है, बस इतना बोला गया है कि प्रॉफिट इक्वली बांटा जा रहा है। तो एक काम करते, हम लोग सी का प्रॉफिट निकाल लेते। तो अगर सी का प्रॉफिट निकालना जाएगा कैसे निकालोगे, तो अगर देखने जाओगे सी को तो टोटल पैसा मिल चुका है और यहाँ पर दिया क्या है सिर्फ इंटरेस्ट। तो अगर मैं टोटल में से इंटरेस्ट को माइनस करूँ, क्या करना है, टोटल में से अगर इंटरेस्ट को माइनस करूँ तो बीच की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, यानी 73,500 माइनस 13,500 करोगे तो कितना मिल जाएगा 60,000। मैंने बस टोटल में से इंटरेस्ट को माइनस किया तो बीच का मुझे क्या मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया। तो अगर 60,000 रुपये किसको मिल रहा है, सी को प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट दिया था, ये लोग प्रॉफिट कैसे बांट रहे, इक्वली बांट रहे। यानी अगर सी को 60,000 मिल रहा है तो बी को भी कितना मिल रहा होगा 60,000 ही, और ए को भी कितना मिल रहा होगा 60,000 ही। ये बढ़ गया सब में प्रॉफिट। अब कर लेते हैं आपस में प्लस। तो क्या क्या मिल रहा है इनको, इंटरेस्ट मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा, यानी 60,000 प्लस 6,750 कितना होगा 66,750, ये मिल गया ए को। इसको अगर करोगे 60,000 प्लस 20,250 यानी 80,250। तो ये करना था हम लोग को सॉल्व, जो कि हम लोग कर चुके हैं। यानी ए को कितना मिलेगा 66,750 और बी को मिलेगा 80,250। आया समझ में? तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11। इसकी हम लोग को जनरल एंट्री नहीं करनी है क्योंकि कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है रेक्टिफाई द एरर। जब वो बोला जाएगा तो जनरल एंट्री करनी होती है। तो बस इतना ही सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 11 में, और यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सारे के सारे एक्सरसाइज होते हैं कंप्लीट।
ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सिर्फ 11 क्वेश्चन है और इसी में से आपको बोर्ड्स में पूछा जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।